विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। घुमाने बोले थे इसको आती करके रख दिया था। ऐसे वहाँ काय नहीं रखते तुमको थोड़े पता है। आज जो पढ़ेंगे वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, जो विद्युत धारा का जिसे ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, जितना भी जो वीडियो की पूछेगा। उसमें क्या रखा है कुछ ना, वो न्यूमेरिकल है, अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, सम्मिलित न्यूमेरिकल वो है, इस सिर्फ उसी से नहीं बनेगा, और भी फैक्ट्स। इसीलिए विद्युत धारा के पावर यूज किया गया, पावर को पढ़ाएंगे तब पावर बनेगा। अच्छा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव नहीं, यही तो, इसीलिए तो एक जगह सब बात नहीं मिलेगा। विद्युत धारा के प्रभाव, डायरेक्ट ऊष्मीय प्रभाव तुम्हारे इस कोर्स में दिया, डायरेक्ट हम लोग थोड़े पढ़ते हैं ऊष्मीय प्रभाव, फेयर में अलग अलग करके दिया है। विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के 3 प्रभाव होता है इलेक्ट्रिक करंट के, 2 प्रभाव इसके बारे में, एक प्रभाव पढ़ना है केमिस्ट्री में, एक प्रभाव पढ़ना है फिजिक्स में, 2 प्रभाव फिजिक्स में है। हाँ। एक यहाँ फिजिक्स में, एक मैग्नेट में है, एक केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में। पहला है विद्युत धारा का, पहला है चुंबकीय प्रभाव, पहला है चुंबकीय प्रभाव, जिसे कहते हो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं, एक होते हैं चुंबकीय प्रभाव, एक होते हैं रासायनिक प्रभाव, एक होते हैं ऊष्मीय प्रभाव। इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ना है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है, समझ में आ गया ना। कौन प्रभाव पढ़ना है? ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है। तो समझ लेते हैं विद्युत धारा के और ये सब प्रभाव क्या होते हैं। जैसे कि विद्युत धारा के कहा गया है कि चुंबकीय प्रभाव क्या होती है, तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वो भी अट्रैक्ट करने लगेगा। जैसे ये तार है, इससे होकर करंट पास कर रहा है ना, तो चुंबकीय प्रभाव मतलब है तार से होकर करंट पास कराएंगे तो इस तार के चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा जनरेट। मतलब कि इसे इधर चुंबक को लाएंगे तो उसका नॉर्थ पोल क्या होने लगता है, डिफ्लेक्ट होने लगता है। जैसे सुई चुंबक को लाएंगे तो नॉर्थ पोल क्या होने लगता है, उसका डिफ्लेक्ट होने लगता है। करके भी मोबाइल में दिखा देंगे, करके तो नहीं दिखा सकते क्योंकि चुंबक है नहीं। तुम क्या सोच रहे हो, चोरी करने में चार में क्या नहीं? तब फिर हमने क्या कहा, जब किसी जैसे चुंबक को लाते हैं ना, एक चुंबक ये है और दूसरा चुंबक ये है, दोनों को लाते हैं तो आकर्षण विकर्षण का गुण होता है ना। उसी प्रकार से हम लोग जब किसी वायर से होकर क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है, इस वायर से होकर करंट पास कर रहा है तो इस वायर के चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे हो जाएंगे तो उसमें किसी सुई चुंबक को लाएंगे तो वो सुई चुंबक क्या होंगे, उसका नॉर्थ पोल ऐसे वैसे होने लगेगा जब तार से करंट बह रहेगा तब, और जब करंट नहीं पास करेगा तब कुछ नहीं होगा। यदि चुंबक को सटाएंगे उसमें करंटो मारेगा। कभी छुओ तो करंट मारता है, तार नहीं मारता है ना। जैसे ये वायर है, जैसे यही वायर है, इससे करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है पास, एक तरीका है पकड़ने का। ऐसी वायर है ना, अभी छू करने चलेगा पता, मतलब इस पर तो कवर चढ़ा हुआ है तो इस पर छू करके नहीं चलेगा पता, इस पर कवर चढ़ा हुआ है तो हम लोग इस पर पता नहीं कर सकते हैं कि भी करंट पास कर रहा है कि नहीं कर सकते। टेस्ट पता कर लेंगे, वो तो अलग बात है। तरीका सिंपल है, एक क्या लाएंगे इसके नज़दीक, क्या मुँह रखा है इसे, देखो उसको बेदरा की तरह चिवा रहा है। तो ये क्या है, ये तार है ना, इससे को करंट पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है, छू करके नहीं पता कर सकते हैं करंट पता कर, मतलब प्लास्टिक के कवर चढ़ा नहीं पता कर सकते हैं। कवर हो तो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न। हाँ, यही तो बताना जानकारी दे रहे हैं अभी, मैं तो प्रैक्टिकल के सब कुछ देखा है होता है कि नहीं होता है सही में, समझ जाएंगे ना। जैसे वायर है ना, अभी मान लो करंट जैसे हो बिजली कभी तार पास कर रहा है, छुए कर पता चलेगा तुमको, प्लास्टिक कवर कैसे चलेगा पता, जब तक नंगा तार न छूते तक नहीं पता चलेगा, झटका मारेगा तभी पता चलेगा। तो मरना तो हमको नहीं है, वैसे पता करना है। एक सुई चुंबक होती है, मोबाइल में देखो होगा सुई चुंबक भेजा हुआ, नहीं तो मारो सर्च गूगल सर्चर पर। एक कोई चुंबक होती है सुई, जैसे घड़ी में होता है ना, सुई ऐसे से करता है, बस छोटका घड़ी बुझ लो, छोटका क्या समझ लेंगे, वो घड़ी को लाएंगे ना छोटका सुई चुंबक को नज़दीक, अभी बगल में था कुछ नहीं होगा, जब तार से करंट नहीं पास करेंगे लाओगे नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगा।
तार से करंट पास कर रहा है, तार से क्या पास कर रहा है, करंट। करंट। उस सुई चुंबक को लाएंगे, धक धक नील ऐसे मार देगा, नील क्या होगा उसका, घूम जाएगा ऐसे होकर के। तो समझ जाएंगे कि इस चीज़ का क्या करंट पास कर रहा है, करंट पास हो रही है। बिना छुए पता कर सकते हैं इस किसी भी वायर से करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके नज़दीक एक सुई चुंबक लाएंगे, यदि सुई चुंबक के नॉर्थ पोल में, नॉर्थ वहाँ लिखा होता है, नॉर्थ लिखा होगा, मतलब सुइया उसका इधर उधर डिफ्लेक्ट हो, विच्छेदित हो, तो समझ लेना कि उसका क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है। यदि कुछ नहीं हो मतलब करंट पास नहीं कर रहा है। ये विद्युत धारा का ही प्रभाव है, ये विद्युत धारा का ही क्या है, प्रभाव है। तो विद्युत धारा का 3 प्रभाव, एक होता है चुंबकीय प्रभाव, एक होता है रासायनिक प्रभाव, एक होता है ऊष्मीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में क्या है, जब किसी चालक से विद्युत धारा क्या हो, प्रवाहित होती है, तो उस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। यानी कि चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक से, मिला फिगर। देखो यही है सुई चुंबक। तो 100% एक्यूरेट फिगर नहीं है, तो हम जो फिगर लाएंगे ना वो 100% एक्यूरेट फिगर होगा। जैसे कुछ इसको मानो, जैसे ये फिगर देखो, ये ऐसे हैं सुई होते हैं सुई चुंबक, दिख रहा है फिगर। अच्छा, इस पर ईस्ट वेस्ट लिखा है, नॉर्थ साउथ नहीं लिखा है। चलो कोई बात नहीं, ईस्ट वेस्ट हम लोग ले लेते हैं, ईस्ट वेस्ट जिस पर लिखा होगा। जैसे देखो ये सुई चुंबक है ना घड़ी की तरह, इसमें यहाँ नॉर्थ लिखल है, यहाँ साउथ, इधर ईस्ट वेस्ट लिखल है। अब मान लो जैसे ये वायर है, इससे करंट नहीं पास कर रहा है, इसको लाओगे ना से तो कुछ नहीं होगा नील में। आज जैसे करंट पास कराओगे तो सुइया घूम जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, समझ जाना कि इसमें तार में क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है। तो ये विद्युत धारा का, चूँकि ऐसा कब होती है, जो चुंबक को साथ लाते हैं तभी ना अट्रैक्शन विकर्षण होता है। ये तो चुंबक है नहीं, फिर भी सुई चुंबक को लाया तो उसके पोल में क्या हो गए हैं, डिफ्लेक्शन हुआ है, विक्षेपण हुआ है। इसका मतलब इस करंट पास करता है जब किसी तार से, तो इसके चारों ओर क्या क्रिएट होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है। तार करंट पास करेगा तब, नहीं करेगा तब नहीं होगा क्रिएट। इसीलिए कहा गया है चुंबकीय प्रभाव में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में, चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक के चारों ओर क्या क्रिएट होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। शॉर्टकट लिखे हैं, फेयर में लिखना बढ़िया से, उत्पन्न, मोबाइल में उसमें कॉपी में लिखा होगा। चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बस एकदम लिखा देना। चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर, उसके चारों ओर होगा, नहीं कि सिर्फ एक तरफ, चारों ओर होगा। कहीं भी ले जाओ तो उसका एक फिक्स क्षेत्र होती है। जैसे कि ये तार है, अब कितना एम्पियर करंट इसे पास कर रहा है उस पर करता है निर्भर। मान लो 4 एम्पियर 5 एम्पियर हो रहा है तो कम सम होगा तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा एम्पियर करंट पास करता है ना, दूरों से कर देगा डिफेक्ट उसको। कम एम्पियर का होगा तो नज़दीक लाओगे तभी ना, नहीं देखते हो 2 को चुंबक लाते हो, अब वो निर्भर करता है चुंबक कितना शक्तिशाली है। नज़दीक आ रहा है मान लो तो अब इधर कर रहा है, होता है ना। जैसे एक चुंबक यहाँ ले लेना, दूसरे चुंबक यहाँ ले लेना, और देखना कि ऐसे रख दिए चुंबक को, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, नहीं होगा। जैसे यहाँ है, नहीं कुछ नहीं होगा, दोनों में यहाँ लाओ, कुछ नहीं यहाँ लाओ, जैसे लाओगे ना, यदि इसका नॉर्थ या साउथ होगा तो ये फेंक दे, हटना शुरू कर जाएगा, आगे हटना शुरू कर जाएगा। और नहीं मान लो ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ, यहाँ लाओगे और ये लक्ष्मण रेखा आप आया, ये धाए खींच लेगा, दोनों सट जाएगा, दोनों क्या होगा, सट जाएंगे। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यही प्रॉपर्टी किसमें होगा, बहती धारा से होकर के, जिस तार से होकर करंट पास कर रहा है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया ना। अच्छा, ये हम लोग समझ लिए। फिर दूसरा कंसेप्ट क्या है, उसका रासायनिक प्रभाव। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, अम्ल क्षार में, नसीब में लिखा होगा तब, ऐसे नहीं नहीं तो यूट्यूब पर है, वहाँ से पढ़ना। केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव भी करंट डालता है। क्या डालता है, करंट। जब किसी लवण के घोल में बिजली की धारा प्रवाहित जाती है, मान लो ये लवण का घोल है, ये साल्ट का घोल है, इसमें क्या है, इसमें साल्ट है, ये सोडियम क्लोराइड डालेंगे, लवण हो गया। वो अम्ल क्षार लवण पढ़ाएंगे क्या होती है, तो लवण भी कोई चीज़ होती है, ध्यान रखो। तो उसके घोल में क्या प्रवाहित करेंगे, करंट। क्या प्रवाहित करेंगे, करंट प्रवाहित करेंगे। जब किसी लवण के घोल में बिजली की धारा प्रवाहित की जाती है तो वह लवण अपने अवयवों में विच्छेदित हो जाती है।
वो लवण क्या होगा, जिस चीज़ से मिलकर बना होगा उस चीज़ में क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे NaCl में करंट पास करवाओ NaCl के घोल में, तो वो सोडियम का आयन और क्लोरीन का आयन में क्या होंगे, टूट जाएंगे, Na+ में टूट जाएंगे। इसीलिए कहा गया है जब किसी लवण के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी लवण के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वह अपने अवयवियों में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे NaCl के घोल में करंट प्रवाहित करेंगे, Na+ से क्या होगा, टूट जाएगा। समझ में आ गया ना। और इसका उपयोग रासायनिक प्रभाव का ही उपयोग, इसके बारे में केमिस्ट्री में चर्चा डिटेल से करेंगे, इसलिए उतना चर्चा नहीं कर रहे, बता रहे हैं। एक्सपेरिमेंट बताएंगे, बताना होगा तो बताएंगे, नहीं तो लगता तो नहीं बता पाएंगे। समझ में आ गया ना। केमिस्ट्री में वहाँ देखोगे कि वहाँ पर प्रूफ किया गया है, डेरिवेशन मतलब एक्सपेरिमेंट करके। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन एग्जाम आता है, सिद्ध कीजिए कि शुद्ध जल बिजली का क्या होता है, कुचालक, यानी कि प्योर वाटर से करंट पास नहीं करेगा, इम्प्रोटस करंट पास करती। इस चीज़ का वहाँ प्रूफ किया गया, वहीं पर इस चीज़ को दिखाया गया है कर करके एक्सपेरिमेंट को। और रासायनिक प्रभाव का उपयोग जो हम लोग हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग, विद्युत लेपन, धातु के निष्कर्षण, ये सब में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाए। धातु का निष्कर्षण करेंगे ना, केमिस्ट्री में पढ़ोगे धातु का निष्कर्षण क्या होती है, अभी नहीं समझ में आएगा, वहाँ पर यूज किया जाता है। उसके बाद विद्युत लेपन में क्या जाता है, गाड़ी में जब पेंट किया जाता है ना, वहाँ भी इस चीज़ का, इसी कंसेप्ट का यूज किया जाता है। गाड़ी में पेंट किया जाता है, मशीन से किया जाता है ना, वहाँ पर केमिकल इफेक्ट का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट केमिकल इफेक्ट को ही। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, समझ में आ गया ना। इसीलिए इसको उतना अभी नहीं समझ में आएगा, बताएंगे भी, तो इसलिए उसको स्किप कर करके थोड़ा हमारा बताया, इतना ही हालांकि बताते हैं। और इसके बारे में पढ़ना है फिजिक्स में, अभी जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, इसके बारे में पढ़ेंगे मैग्नेट चैप्टर में। ये पढ़ना है करंट में, उसमें प्रभाव, जो डायरेक्ट किताब तुम्हारा दिया है ना, उसमें प्रभाव, यहाँ सिलेबस है ये दोनों। तो उसमें प्रभाव काकर, उसमें प्रभाव विद्युत धारा के, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें प्रभाव है ना, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। अब देखो हीटिंग इफेक्ट क्या है, जब किसी वायर से होकर करंट पास करते हैं, तुमको पता है वायर में प्रतिरोध होती है, क्योंकि वो जो चलता है ना, तो मॉलिक्यूल सबसे टकरा करके जाता है। कौन चीज़, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से क्या होंगे, तार के मॉलिक्यूल सब रहेगा ना, टक्कर आयन रहेंगे, कॉपर आयन रहेंगे, तो वही सब मॉलिक्यूल सब होते हैं, टकरा उकरा करके पास करते हैं जो उसमें रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, मॉलिक्यूल से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, मॉलिक्यूल से क्या होगा, टकराएगा, तो फालतू की एनर्जी चला जाता है मॉलिक्यूल के पास में। इससे वो मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज कर देते हैं और तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और समझाएंगे, पहले सुनो, थोड़ा हमारा बताया, फिर सुनने के बाद। उसमें पर हम मतलब, उसमें मतलब होता है गर्म होना, सीधा सीधी एक लेने बोले तो उसका मतलब क्या होता है, गर्म होना। जब किसी चीज़ को हीट करते हो तो तार क्या हो जाता है, तार या कोई नो बॉडी, प्लास्टिक कुछ है, कुछ को गर्म कर हीट देते हो तो गर्म नहीं हो जाता है, उष्मा देगा तो गर्म हो जाएगा। अच्छा गर्म हो गया, लेकिन तार में तो उष्मा नहीं देते हैं। अच्छा मोबाइल चार्ज करते हो, 2 घंटा लगा रहे दो चार्ज मोबाइल में, या नहीं तो मोबाइल में फिल्मों देखो और चार्जो करो, तो क्या हाल होता है मोबाइल का, गर्म हो जाता है। तू खूब जानते, इस बारे में जानता होगा। बल्ब भी देखो जलता है, ललका 10 टकिया बल्ब, 10 मिनट जला फिर छुओ, या आधा घंटा के बाद छुओ, तब देखो क्या हाल होता है, गर्म हो जाता है काफ़ी। आयरन सब देखो जला, आयरन का पेंदी को छुओ एक बार हाथ लेकर के, समझ में आ जाएगा। हीटर जलता है ना, हीटर को तार को छुओ, समझ में आ जाएगा। खाना बनाने वाला होता है ना मशीन, उसको छुओ तो क्या लगता है, सब गर्म लगता है। आखिर ऐसा हो क्या रहा है, इसी चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। किस टॉपिक के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। जितना बात बोले, फ्यूज है वो गर्म होकर गल जाता है। कैसे, कोई तार होकर के ऐसे कोई देखो, जैसे क्या करो, एगो बड़का एंड्रॉयड सेट ले लिया ये है, वो जो 1000 टका वाला मोबाइल आता है, और उसका जो चार्जर होता है पिन वाला, वो चार्जर इसमें लगाओ, लग जाता है। तो जैसे इस समय में चक्कर की पिन लग जाएगा ना, अब देखो वो चार्जर का क्या हाल करता है, गर्मा देगा चार्जर को तुरंत ही, चार्जर गर्म हो जाता है, वायरो गर्म हो जाएगा, उसका किट भी गर्म हो जाता है। कभी देखे वैसा? हाँ, कभी करना। मोबाइल का चार्जर का किट कमजोर था ना जी, हाँ। कम दाम के मालिक था, तो ऊपर का एंड्रॉइड लगाए हो, चार्जर का हालत खराब कर देता है वो, क्या है ना। हाँ, वो झटका वाला पूरे गर्म हो जाता है ना। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसी को तार करंट पास हुआ तब ना गर्म हुआ, तो करंट पास हुआ, तार क्या हो गए, गर्म हो गए। क्यों हुए, बात करेंगे हम लोग, इतना भी समझने वाला काफ़ी है। करंट पास किए और तार क्या हो गया, गर्म हो गया। इसी को कहा जाता है, यानी कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार से विद्युत धारा क्या करेंगे, तार क्या हो जाता है, वह चालक तार गर्म हो जाता है।
कंडक्टर वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो इसी को विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया ना। तार है, करंट पास कराएंगे, तार गर्म हो जाएगा, गर्म हुआ तो बोलेंगे ऊष्मीय प्रभाव। कैसे हुआ, तार करंट पास करवाए तब, इसीलिए बोलेंगे टॉपिक का नाम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव। एक लाइन में बोलेंगे, जब किसी तार से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कौन तार, चालक तार से होकर के, जब किसी चालक तार से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है। धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे कि मैंने बताइए दिया, धारा ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन कम करता है, विद्युत बल्ब, 10 टकिया बल्ब, 10 टकिया बल्ब का इहो से बल्ब गर्म होता है, लेकिन 10 टकिया थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। हम लोग को शुरू में 10 टकिया बल्ब पढ़ने के लिए है स्पेशली, क्योंकि पहले वही बल्ब चलता था। इसलिए उसको कौन बल्ब पढ़ना है, 10 टका, ये वाला नहीं पढ़ना है बल्ब। समझ में आ गया ना, 10 टकिया बल्ब पढ़ना है। तो 10 टकिया बल्ब गर्म हो करके जनरेट करते हो, कहने की बातें नहीं, खोलने के बाद जाकर 10 टकिया बल्ब आधा घंटा के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद विद्युत हीटर देखो, हीटर खाना बनाते हो जिस पर, दिखाएंगे फोटो, सबका पढ़ाएंगे अलग टॉपिक। हीटर कितने गर्म हो जाता है, हीटर खाना बन जाता है उस पर। सोचो ताव से, तवे से ना, आखिर दिए क्या उसको, करंट, कौन चीज़ दिए थे उसको, वो गर्म हो गया, खाना पका देता है, आज जलाइए देगा तुरंत ही खाना को, फट दे करके। ठीक करें, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है ना, रोटी नहीं बना पाएगा, कुछ नहीं भी बना, 12 मिनट चावल को खाक कर देगा तुरंत, मतलब सीज जाएगा एक कुकर चावल, इतना जल्दी पावर होता है। शुरू में तो 3-4 मिनट लगता है उसको गर्म होने में, 4-5 मिनट हो गया, उसके बाद पूछो मत, इतना हीट देता है वो, तुरंत मतलब खोला देगा वो, इतने पावर उसमें रहता है। अब बिजली भी खूब सकता है, यही बात है। हजार अथी कर लेना पड़ता है उसमें वाट का, समझ जाएंगे ना, पावर का। महंगा लेंगे तब, अरे 150 मिल जाता है, महंगा थोड़े, उसमें थोड़े कुछ रहता है। उसके बाद पानी गर्म करने वाला है, वो देखते हो जो कौन सी आता है, क्या कहते हैं, इतना तक नहीं रहते हाथ का, वो तो हीटर ही है, वो हीटर है ना, अलग नाम उसका दिया गया। हम यही कहना चाहते हैं, वो सब गर्म होता है ना। ये सब विद्युत धारा कौन प्रभाव है, उसमें प्रभाव है। और विद्युत केतली आती है, तंदूरी आती है, और भी सब केतली पेतली क्या है, सुनोगे कभी, पढ़ाएंगे, डायग्राम सब दिखाएंगे, ईटीसी में सब आ जाता है, समझ में आ गया ना। तो ये सब विद्युत धारा कौन प्रभाव पर काम करते हैं, विद्युत धारा के सब ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये आती है कि अच्छा, क्या यहाँ ऊर्जा का नष्ट, जैसे हम लोग तार से करंट पास कराएंगे, जितना करंट देगा ना उतना तार का उतना करंट मिलता नहीं। मतलब 1 लीटर, एक पाइप लो, सपोज दैट एक पाइप में बड़ा, मान लो 5 फीट का पाइप है, 1 लीटर पानी इस जैसे यही पाइप कितना फीट का पाइप है, 5 फीट का, 1 लीटर पानी यहाँ हराएंगे तो 1 लीटर पानी मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, कुछ रास्ते में लस्कर रह जाएगा, लस्कर रहेगा ना। तो हम लोग करते हैं पानी बर्बाद नहीं हुआ है, पानी बर्बाद होता, पाइप में सटल है पानी। उसी प्रकार से विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा, जितना ऊर्जा दिया उतना ऊर्जा हमको नहीं मिलता है। आखिर ऊर्जा गया कहाँ, ऊष्मा में बदल गया। किसमें बदला, ऊष्मा में। ऊर्जा कई प्रकार होते हैं, सुना होगा कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ना ही विनाश किया जा सकता है। तो विद्युत ऊर्जा दिए तार में, यहाँ इसलिए विद्युत ऊर्जा दिए, यहाँ तक आया, तो जितना दिए उतना ऊर्जा नहीं पहुँचा। क्या जितना, देखो बहुत अधिक विद्युत ऊर्जा खर्च रास्ते में हो जाता है। ये जो बिना कवर वाला वायर दिया गया है, जिसे प्लास्टिक कवर नहीं है, जितना वायर है ना, इसमें विद्युत ऊर्जा का नाश होता है। क्या होता है, ऊर्जा का नाश होता है। जितना ऊर्जा जहाँ बन रहा है उतना ऊर्जा वहाँ से भेजते हैं, उतना ऊर्जा यहाँ तक नहीं आ पाता है, बहुत ऊर्जा रास्ते में रह जाता है। समझ में आ गया ना, ऊर्जा कहाँ रह जाते हैं, रास्ते में रह जाता है। तो फिर क्वेश्चन आता है, फिर कवर कैसे चढ़ा देते हैं, कवर चढ़ाओगे तो तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर उसको पिघलाइयो देगा वो, अब की करोगे बोलो। और महंगा हो जाता है कवर, महंगा लगता है कवर वाला तार में। मान लो उतना हाई वोल्टेज करंट बड़का 11 लाख से होकर जाता है, उस सब में डायरेक्ट करंट का नाश हो जाता है। खुला है ना जी, अभी नहीं जानोगे कैसे लॉस। अभी मान लो करंट का नाश होता है, समझ में आ गया ना, 12th में समझ में आएगा, बिजली समझ में, करंट का नाश कैसे, करंट बर्बाद हो जाता है, बिजली बर्बाद हो जाता है, जो कवर जिस तार में लगा होता है उस तार में, समझ में आ गया ना। तो जितना करंट भेजता है फैक्ट्री से उतना करंट यहाँ पर आता नहीं है, करंट लॉस हो जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, कवर कहने लगा देते हैं, कवर लगा देंगे ना तो तार गर्म हो जाएगा, गर्म होकर पिघला देगा, कवरों को नहीं पिघला देगा। और दूसरा बात वो भी फंडा है। तीसरा बात, एक और खर्चों लगता है बेसी कवर वाला में, वजन बढ़ जाएगा फालतू का, पोल देना पड़ेगा मोटा, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है हम लोग को, कॉस्टली हो जाएगा ना। इस सब चीज़ को देखते हुए कवर नहीं लगाए, सीधे ऐसे दे देते हैं, समझ जाएगा ना, बिना कवर एक दे देते हैं। कवर बड़का पोल जो रहता है, हाँ वो बड़का पोल करें, टावर वाला बात कर रहे हैं, टावर बाद में है ना, बिजली जा रहा है, वो जो बड़का टावर है वो क्या है, वो बिजली जा,
लोग सोचता होगा वैसे कुछ मतलब है, वो बिजली कहाँ जाता है? फैक्ट्री में, डायरेक्ट फैक्ट्री में जाता है बिजली, समझ में आ गया ना। बड़का बड़का जहाँ फैक्ट्री है ना, डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएगा। सोचो फैक्ट्री वाला अलग से पोल करा है, वो कभी आने में गिरता नहीं है। हम लोग का पोल आने में गिर जाता है, आने में नहीं गिरे, कभी देखा है गिरते हुए? देखे तो नहीं, तार अरे नहीं टूटता होगा उसका। वो टूटता है, लेकिन बाय इनकेस 99% केस नहीं टूटता है वो लोग का तार। कोई ऐसा कंडीशन आ जाएगा, मतलब जल्दी नहीं टूटता है। सोचो आज तक तो नहीं देखे हैं गिरते हुए। बहुत विशेष अंधड़ आ जाएगा, कोई गाछे गिर जाएगा ना उस पर, मान लो बड़का गाछ है, तो तभी चपेट में ले सकता है। ऐसे वो सब नहीं, ठंडा गिर जाएगा तो कोनो बात नहीं, हटो वो सब फालतू की बात है। ये तो समझ में आया ना? हाँ समझा। कभी क्या पढ़ा रहे थे तुमको? मैं तो सारा क्वेश्चन पढ़वा। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन ये आती है कि ये गर्म कैसे हो जाता है तार? आखिर करंट पास करवाए तो गर्म कैसे हो गया? नहीं होता है वरना क्वेश्चन। आखिर बताते हैं कि गर्म, हालांकि तुमको थोड़ा सा ज्ञान दिए हैं, समझना नहीं, समझा देंगे, लिखना नहीं है। सुनो, जैसे ऊष्मा उत्पन्न होने का कारण, एक वो क्वेश्चन थोड़े भेटेगा तुमको। सुनो बढ़िया से, कहानी सुनाते हैं। जब चालक तार के सिरों विभवांतर लगाने पर तार में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब कुछ ने कहा था, ये क्या है? एगो तार है। यहाँ भी अच्छे से लिखे गए हैं, इसी को चलो बता देते हैं। सुनो क्या कहता है, चालक में ऊष्मा के रूप में, मतलब गर्म कैसे हुआ था? करंट पास कराया तो गर्म क्यों हो गया? गर्म इसलिए होता है, चालक में आरोपित विभवांतर के अधीन जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। मतलब करंट पास तभी करेगा जब एक इंड और दूसरे इंड में क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस हो, मतलब विभवांतर हो। जैसे मान लो ये तार है, इसे पानी का थी वायर है, टंकी वाला पानी के है ना, ऐसे है ना पानी। अच्छा, पाभर पानी यहाँ देंगे, क्या पाभर पानी यहाँ आ जाएगा? नहीं। कब आएगा पानी? टेढ़ करेगा तब ना, तार को टेढ़ करेगा तब ना पानी गिरेगा। इसी को कहते हो हाइट में डिफरेंस, यानी कि दोनों का पोटेंशियल एनर्जी के इस बिंदु का बिंदु क्या होंगे? स्थितिज ऊर्जा दोनों का अलग अलग होगा। और नहीं तो पढ़ा होगा तो पता होगा, स्थितिज ऊर्जा। इस बिंदु का पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होंगे? अलग अलग होंगे। सीधा एक लोग ने बोले बिना कंसेप्ट यूज करते हुए, तो बोलेंगे टेढ़ रहेगा ना तभी पानी बहेगा, नहीं तो पानी नहीं बहेगा अपने आप। जबरदस्ती तो मान लो मशीन लगा तो कर भी देंगे ना, मशीन लगा तो करा रहे हैं। अपने आप पानी कब बहेगा? जब हाइट में डिफरेंस होगा, टेढ़ होगा तब। उसी प्रकार से बिजली कब जाएगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ का विभव कुछ और यहाँ का विभव कुछ और, तब उच्च विभव धारा बहती है निम्न विभव की तरफ, जिसे कहते हो विभवांतर। यानी कि करंट पास करने के लिए क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। मान लो इस इंड पर और इस इंड पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ का विभव कुछ और यहाँ का विभव कुछ और, यानी कि 10 यहाँ का 5, अंतर कितने हो गया? 5 करंट पास करेगा तब। और यही हम लोग कर देते हैं बिजली प्रवाहित कर करके। समझ में आ गया ना? चलो, काफ़ी चीज़ होती है। अब देखो, चालक में आरोपित विभवांतर के अधीन, जब चालक में विभवांतर हम लोग दे देंगे, जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब दरबार लगाएगा, विभवांतर होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दरबार लगाएगा। देखो कहा है ना, तब परमाणुओं से उनकी बारंबार टक्कर होती है। एटम, इसमें जो तार का जो परमाणु होगा उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टकराएगा। बारंबार क्या होती है? टक्कर होती है। इन टक्करों के कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से प्राप्त की हुई ऊर्जा को खो देता है। इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा था ना, कहाँ से ऊर्जा लिया था? विद्युत क्षेत्र से। ऊर्जा किससे टकराया? सोचो ना, हाथ में लेके जा रहे आटा, आ किसी से टकरा जाओगे, नीचे में नहीं गिर जाएगा कहीं को, या उसका देह में लग जाएगा। तो वही बात होता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके जा रहा है और टक्कर खाएगा किससे? परमाणु से। तो कुछ ऊर्जा उसके पास भी क्या होती है? चली जाती है। वैसे देखो, जैसे और सिखाते हैं, जैसे भीड़ में दौड़ो, खूब स्पीड दौड़ रहे हो, अब भीड़ खूब है, दौड़ पाओगे? टकराएगा किसी से, तुम्हारा बेग क्या हो जाएगा? ओकरो लगेगा धक्का, वो आगे चले जाएगा। होता है ना, से नहीं कहता धक्का का हमारा हमको, वो गिर जाता है। यानी कि तुम अपना ऊर्जा किसको दे दिए हो? दूसरे को, और फिर गिर गया। इसी प्रकार से जब तार में इलेक्ट्रॉन गति करती है, इलेक्ट्रॉन परमाणु से क्या होंगे? टकराएंगे। जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराएंगे तो अपना ऊर्जा किसको दे देते हैं? इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, परमाणु ऊर्जा दे देते हैं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र से खो देते हैं। यह ऊर्जा उन कणों को प्राप्त हो जाता है जिनसे इलेक्ट्रॉन टकराता है, कहिए दिया। फलस्वरूप उसके बाद क्या होगा? फलस्वरूप परमाणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऊर्जा तो पहले था परमाणु के पास भी ना, अब ऊर्जा उसके पास क्या हुआ है? बढ़ गया। अच्छा,
इस प्रकार चालक में ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा का अंतरण होती है और वही एनर्जी फिर क्या करेगा, छोड़ेगा। कौन? परमाणु के पास ऊर्जा क्या हुआ, बढ़ गया, अतः ऊर्जा फिर भी गिरेगा। इसी कारण तार क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। समझ में आ गया ना? तार क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। यही तार को गर्म होने का कारण है। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, सीधा एक लाइन में रखना है याद। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, परमाणु से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन देगा ऊर्जा परमाणु को और तार गर्म हो जाते हैं, बस खत्म है। समझ में आ गया ना? एक लाइन में कह देना ऐसे है। और ये नहीं इतना अभी तक पढ़े सब एग्जाम आने वाला ऑब्जेक्टिव चांस था, सब्जेक्टिव नहीं आएगा ये सब। समझ में आ गया ना? तो सब्जेक्टिव क्या आएंगे, विद्युत ऊष्मा के नियम या जूल के नियम, इसका कुछ नियम है, इसका कुछ क्या है, नियम है, जिसे विद्युत ऊष्मा का नियम या जूल का नियम कहते हैं। मतलब कि इस तार से होकर करंट प्रवाहित करेगा ना तो कितने गर्म होगा, इतना गर्म, इतना गर्म, इतना गर्म, कितना गर्म कहते हो ना, इतना गर्म, कितना गर्म। इसके लिए जूल साहब क्या दिए, नियम दिए। उसने कहा गर्म कितना होगा, ये हम कह देंगे। कैसे कहेंगे तो सुनो, जूल के नियम क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में शक्ति इसके बाद है ना। जूल के नियम क्या होती है, हम लोग जूल के नियम को पढ़ेंगे। प्रूफ तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन शॉर्टकट प्रूफ करेंगे ताकि तुमको फार्मूला अच्छे तरीक़े से क्लियर हो जाए। सिलेबस में प्रूफ नहीं है, जूल के नियम है पढ़ने के लिए प्रूफ है? पता नहीं देखा, काहे नहीं देखा? तू तो देखता है सब चीज़ आजकल। समझ में आ गया ना? तू तो सब चीज़ देखता आजकल है। तो प्रूफ करेंगे लेकिन शॉर्टकट, क्योंकि सिलेबस में प्रूफ नहीं दिए गए हैं और ना ही तुमसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। फट गया सब चीज़, मेरा पूंजी है, समझ रहे हो ना? अब देखो, लाओ दूसरा पेज लगाओ, इस पेज से नहीं होगा काम। बात करते हैं इसके बाद जो है नियम क्या होती है, मतलब फार्मूला कहाँ से आया। जूल का नियम से पहले एक फार्मूला पढ़ेंगे और फिर उस फार्मूला से जूल का नियम लिख देंगे। देखो क्या होती है, यानी कि H बराबर I² RT होता है फार्मूला। इस सूत्र किसी विद्युत परिपथ से होकर के बहने वाली विद्युत धारा I, ये I क्या है, किसी विद्युत परिपथ से होकर बहने वाली विद्युत धारा है। उसके बाद विद्युत धारा के उत्पन्न ऊष्मा H, I क्या है, विद्युत धारा, H क्या है, ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, R क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध, T क्या है, टाइम, समय। इस सब में संबंध ज्ञात करें। मतलब एक लाइन में बोले, किसी विद्युत परिपथ से होकर के बहने वाली विद्युत धारा I, उसके बाद विद्युत धारा I के कारण उत्पन्न ऊष्मा H, तार की प्रतिरोध R है ना, और उसके बाद कितना समय तक धारा प्रवाहित की हो T। इस सब में क्या स्थापित करें, संबंध स्थापित करें। प्रूफ कैसे निकलते हैं, फार्मूला 11th-12th में होती है पढ़ने के लिए, करंट में 12th का ही है। समझ में आ गया ना? तो थोड़ा सा जानकारी, ताकि सूत्र याद करने में दिक्कत नहीं हो, नहीं तो फिर सूत्र तू याद करने में थोड़ा सा एक निकल होती है। जैसे देखो शॉर्टकट देखो, ये प्रतिरोध है ना, तुरंत तो हमको इसको प्रूफ कर देते हैं। ये प्रतिरोध I है ना, और ये तार है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। यहाँ क्या लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ कुंजी हम लोगों ने लगा दिया। समझ में आ गया ना? इसका प्रतिरोध कितना होंगे I, इससे करंट कितना पास करेगा I, इससे क्या होगा, करंट पास करेगा। कल एक न्यूमेरिकल थे, यहाँ जुड़ा था, यहाँ जुड़ा था। एक तरीका है, एक तरीका और है कि श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं। हाँ तथा यहाँ से श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कुछ न्यूमेरिकल हमने ग्रुप में सेंड किया होगा, देख लेना, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना, जहाँ दिक्कत है काम से डिस्कस कर लेना। जैसे कि ये प्रतिरोध है और बैटरी का भी कुछ होता है इंटरनल प्रतिरोध, कभी देता है क्वेश्चन में, कभी नहीं देता है, जैसे कल दिया था। तो उस कंडीशन में कैसे पकड़ेंगे, श्रेणी है समांतर है, तुमको लगेगा दोनों पैरेलल, तो पैरेलल है। तरीका है, करंट यदि भेजे हो और यदि करंट का डिवीजन नहीं हुआ है, करंट बटा नहीं है, इसका मतलब वो कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट बढ़ता उठता नहीं है। और यदि करंट बंटवारा हुआ है मतलब वो कौन क्रम है, यहाँ से I भेजेंगे तो यहाँ से I जाएगा, फिर इससे होकर कितना जाएगा, I ही जाएगा ना। इसका मतलब करंट बंटवारा नहीं, मतलब ये कौन क्रम जुड़े गए हैं, श्रेणी क्रम। ये भी एक तरीका है पकड़ने का। यदि बंटवारा होता है तो समांतर क्रम में है, यहाँ भी प्रतिरोध लगा देगा, यहाँ भी प्रतिरोध लगा देगा, यहाँ भी प्रतिरोध लगा देगा, तो सब कौन क्रम होगा,
सब श्रेणीय में होगा। यहाँ भी लगा देंगे ना प्रतिरोध, यहाँ भी लगा देंगे ना, तो ये हो तो सब किस में तय होंगे, श्रेणी में। कैसे होगा श्रेणी में, इन तो जुड़ा है नहीं ना होगा। इससे करंट आई पास करेगा, सबसे कितना पास करेगा, आई पास करेगा, इसी लोग कौन क्रम में होंगे, वो श्रेणी क्रम में ही होंगे। धारा का मान सबका एक ही होगा। हाँ, श्रेणी क्रम में करंट का मान किसी के लिए बदलता नहीं, स्वतंत्र क्रम में सबके लिए धारा का मान क्या होते हैं, बदल अलग अलग होती है। इसी इसका हमने कर दिया है। तो अब चलो, इसका कुछ प्रतिरोध होगा, इसका कुछ क्या होगा, इस सिरे भी के कुछ क्या होंगे, इसका विभवांतर होंगे। विभवांतर कितना मान लेते हैं, विभवांतर इसका भी मान लेते हैं। समझ में आ गया ना। करंट आई पास के बाद खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। सुनो, अच्छा, ओम के नियम के अनुसार से माना कि ABCD एक विद्युत परिपथ है, कुछ नहीं, ये एगो क्या है, परिपथ। ये विद्युत परिपथ है। अच्छा, सेल विद्युत वाहक बल भी सब कहा है, चलो हम लोग की नहीं जानना है, हम लोग कहाँ से डायरेक्ट उठाएंगे टॉपिक्स को। ओम के नियम के अनुसार, कहाँ के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम, शॉर्ट में हम लोग को ड्राइव करना है फार्मूला। ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या कहता है कि ओम का नियम ये कहता है, इससे होकर करंट कितना पास करेगा, V बराबर आई आर। V बराबर क्या होगा, आई आर। ओम के नियम नहीं कहती है ना, हाँ। V बराबर क्या होता है, आई आर। अब देखो, ओम के नियम लगा दिए न, T समय में चालक तार से होकर गुजरने वाली विद्युत आवेश, ये कितना देर तक करंट पास कराए हो, T समय T समय तक। तो T समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो Q बराबर आई टी। Q बराबर कौन चीज, आई टी। अब देखो, अच्छा लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, T समय में चालक तार से होकर गुजरने वाली विद्युत आवेश, T समय में चालक तार से गुजरने वाली विद्युत के बराबर क्या होंगे, आई टी। आवेश का स्थानांतरित होने में किया गया कुल कार्य। अब देखो, आवेश यहाँ से यहाँ तक मान लो पहुँचा है, जहाँ भी तक मतलब धारा आवेश जा रहा है, कम हो रहा है ना, आवेश जा रहा है तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आ गया ना, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो W बराबर क्या पढ़ा है फार्मूला, W बराबर V बराबर पढ़ा था ना। देखो इधर फार्मूला दिखाते हैं तुमको, नहीं ये प्रूफ करने के लिए हम जबरदस्ती तुमको प्रूफ कर रहे हैं, इसीलिए समझ में आ गया ना, कोई बात नहीं है। V विभवांतर बराबर वर्ग बटा क्या पढ़ा था, चार्ज पढ़ा था। तो W बराबर V इंटू क्या होंगे, W बराबर V इंटू Q, V पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। अच्छा, W बराबर V इंटू Q है, फिर V बराबर अभी क्या पढ़ा, V बराबर क्या पढ़ा, आई आर। V बराबर क्या पढ़ा, Q बराबर क्या पढ़ा, आई टी। Q बराबर क्या पढ़ा, तो W बराबर I गुना आई स्क्वायर क्या हो जाएंगे, आर टी। अब देखो, पुनः माना कि विद्युत धारा के कारण चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा की परिमाण H है। पुनः माना कि विद्युत धारा के कारण चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा की परिमाण कितना H है। करंट पास करेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगा ना, कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, H उत्पन्न होगा। अच्छा, जितना अब तू अभी काम करेगा जितना, तो तुम्हारा शरीर से गर्मी निकलेगा ना उतना। तो इसीलिए वर्क डन मतलब किया गया कार्य समानुपाती होगा हीट एनर्जी के, हीट एनर्जी के। किया गया कार्य समानुपाती ऊष्मीय ऊर्जा मतलब जितना यहाँ से आवेश लेकर के यहाँ होगा, जितना जल्दी काम हो रहा है ना, काम जितने होगा हीट ऊष्मा उतना ही क्या होंगे, निकलेंगे। देखते ना, 1 घंटा काम करो और 2 घंटा का शरीर धीरे ऊष्मा बेसी निकलता है, गर्मी लगेगा, सब गर्मी दे रहा हूँ, गर्मी दे रहा नहीं कहते हो, क्योंकि शरीर में क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो शरीर से क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या निकलेगा वायर में, ऊष्मा निकलेंगे। तो जितना ऊष्मा निकलेगा ना, मतलब जितना काम करोगे उतना शरीर से क्या निकलेगा, ऊष्मा, यानी कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी। अच्छा, यानी कि इम्प्लाइज दैट, ये सब तुमको नहीं सीखना है इस लेवल में। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, थोड़ा सा फीलिंग करना चाहते ताकि और काम आसान हो जाए। W समानुपाती क्या होंगे, H, W वर्क, H क्या हीट एनर्जी है। अच्छा, समानुपाती का चिन्ह आता है, हम यही स्टेप के लिए समझाए थे ताकि ये स्टेप समझ में आवे, इसी के लिए इतना पावर बेले हैं तभी से, बाकी नहीं हम टाइम बर्बाद कर दिया तुम्हारा। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट समझ में आर्थिक आता नहीं है, कैसे कैसे हो रहा है। अब जब हटेता है समानुपाती, क्या आता है,
कांस्टेंट। कांस्टेंट आता तो है। W बराबर यहाँ से हो जाएगा J इंटू जे आता है कांस्टेंट, क्या आता है? जी अब इसके बारे में अच्छे से लिखेंगे, जहाँ J बराबर जूल्स कांस्टेंट, JOULES, जे बराबर क्या है? जूल्स कांस्टेंट, जूल नियतांक, जूल्स कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू, इसका मान जो होती है वो होती है 4.2 जूल पर कैलोरी। इसका मान कितना होता है? 4.2 जूल पर। जे क्या है? जूल्स नियतांक, जूल्स कांस्टेंट है। आज इसका वैल्यू कितना होता है? 4.2 जूल पर कैलोरी। किसका वैल्यू? जे का वैल्यू इतना होता है। यही चीज़ हमें कराया था। अच्छा, अभी तो नहीं निकला फार्मूला। अब बोलो यहाँ H बराबर, यहाँ से क्या निकलेगा? H बराबर बोलो तो, H बराबर क्या निकलेगा? W बटा J। W बटा क्या निकलेगा? J। H बराबर W बटा J निकल गया। अच्छा, H बराबर W का मान कितना निकाला है तुमने? समीकरण 1 मान लो। W का मान बोलो, I स्क्वायर RT बटा क्या होगा? J। J। अब देखो देखो किताब में सूत्र लिखल है कि नहीं लिखल है, देखो। आज इसको लिखबे नहीं किया है, चलो कोनो बात। बहुत जगह ये सूत्र भी मिल जाएगा, तुम्हें लिखल मिलता है ना बहुत जगह। क्या सूत्र मिलेगा चरावर? तूने सिर्फ चरावर क्या पढ़ाया है? I स्क्वायर। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? अब इससे निकालेंगे ये, कुछ जगह ये आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। ये बुझता है सब ही मॉडिफाइड फॉर्मूला। तो स्पेशल केस है ये। कौन केस है? ये तो स्पेशल केस है। सूत्र डायरेक्ट, इसीलिए तो मैंने इतना कम किया, फालतू का काम इतना टाइम बात कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT बटा क्या हो जाएंगे? J हो जाएंगे। अच्छा, J कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कुछ होता है ना, तो रखो H बराबर वैल्यू रखो उसका। तो I स्क्वायर, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट रखना है। कहाँ से ध्यान? तुमको जो घेरा मार रहे हैं ना, ये रखो। बेसी करते हो तो यही रख लो, W बराबर I स्क्वायर। जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट कौन है? यही तो बहुत बेसी इम्पोर्टेंट कौन है? यही, बाकी नहीं रखो। समझ में है ना इम्पोर्टेंट? H बराबर I स्क्वायर RT का हम लोग चला देते हैं। H जूल के नियम क्या होता है? मास्टर साहब का H बराबर I स्क्वायर RT। आधा फाकी मार निकल गए। मास्टर साहब को पता ही नहीं कि मॉडिफाइड फार्मूला हुआ है। असली फार्मूला कहाँ बताया तुमको? ये देखो, अब निकालते हैं। और जब कैलोरी में दे देंगे तो आरती करके क्वेश्चन आता है। देखो, I स्क्वायर क्या होते हैं जी? RT होते हैं। और J का मान कितने हैं? 4.2। जब भाग लगाओगे ना, 1/4.2 करोगे तो ये आएगा, मेरे पास भाग दिया है 0.24 इंटू I स्क्वायर RT। देखो लिखा होगा सूत्र है, देखो है, देखो है, या है, देखो लिखल है 24 I स्क्वायर RT। अब बुझा कहाँ से आया फार्मूला? ये समझ में आ गया ना? हाँ। ये फार्मूला ऐसे निकलती है, समझ में आ गया ना? ये फार्मूला है। आज इसका यूज कब करेंगे? इसका यूज कब करेंगे? देखो, जब कैलोरी में निकालना हो। इसका कोई मान होगा ना, भाग देते हैं इसमें। किसका? किसका मान होगा? कौन सी में भाग जाइए? कहाँ कुछ 1/4.2 इतना नहीं होता है। 1/2 कितना होता है? 0.5। तो वैसे 1/4.2 0.2 पर भाग लगाओ, 1/0.42 करो ना, इतना तो देखो ना आ जाएगा इतना। तो ये सूत्र कब लगाएंगे? जब कैलोरी में, जब उष्मा किस में निकालना होगा? कैलोरी में। उष्मा का 2 मात्रा, एगो जूल एगो कैलोरी। SI में जूल, CGS में पता है ना? तो जब कैलोरी में निकालना हो, जब कैलोरी में निकालना हो, H कौन चीज़? H किस में निकालना हो? क्योंकि यहाँ पर देखो J का मान किस में धरा है? जूल पर कैलोरी। देखो, अच्छा, इस सूत्र को निकाल दिया VIT। अभी इसमें काफ़ी सूत्र निकलेंगे, समझ में आ गया ना? J बराबर जूल पर कैलोरी, इसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक अथवा जूल का नियतांक कहते हैं, है ना? इसे जो हम लोग थे ना, जूल्स कांस्टेंट, ठीक है, मैंने कहा था अभी, जूल नियतांक, जूल कौन चीज़? नियतांक कहते हैं। इतना बात हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद यहाँ पर लिखा है H स्क्वायर RT J लिखा है, तो पढ़ता जा करके तो पता नहीं चलता है कि सूत्र कैसे आ गया। I स्क्वायर RT सर जी तो H स्क्वायर RT पर है। अब क्या करेंगे? इसी फार्मूला में देखो क्या करेंगे। अब इसी केस में स्पेशल केस, द वैल्यू ऑफ जूल इन SI सिस्टम। जूल का मान किस सिस्टम में? SI पद्धति में 1 होता है। J का मान, जूल का नहीं, किसका मान? J का मान। समझ में आ गया ना? J का मान, J का द वैल्यू ऑफ J का मान SI पद्धति में कितना होता है? 1। कितना होते हैं? 1। तो इसीलिए यहाँ J का मान क्या रखोगे इस सूत्र में?
1 से भाग देखो तो यही निकलेगा। H बराबर निकल जाता है I स्क्वायर RT। अब गया दिमाग में सूत्र कहाँ से आया? I स्क्वायर क्या सूत्र निकल गया? RT निकल गया। H बराबर I स्क्वायर क्या निकल गए? RT। अब इससे खिलवाड़ करेंगे और ये तुम्हारा क्या है? सिलेबस का है। ये फैक्ट्स और लड़का वाला दोनों रख लेना, बाकी नहीं कोई बिगड़ने वाला गप नहीं है। तो दिक्कत नेक्स्ट पेज ला जाओ। आगे फिर बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे? तो पेज लाओ से पहले वाला। अब ये सूत्र निकाल लिए ना, सूत्र निकल चुका है। H बराबर क्या निकला? फार्मूला I स्क्वायर RT निकला है ना। तो इस सूत्र का भी जो प्रूफ किए हैं, इसका इस्तेमाल कब करेंगे हम लोग? इसका इस्तेमाल कब करेंगे? ई निकलेगा किस में निकलेगा आंसर? कैलोरी में निकलेगा। जब कैलोरी में निकालना हो, कैलोरी में क्या निकालना हो? उष्मा। तब क्या लगाओगे? ये समझ में आएगा ना। उष्मा किस में निकलेगा? कैलोरी। तब कौन सूत्र लगाएंगे? 0.24 I स्क्वायर RT कैलोरी। कोई दिक्कत? ऐसा में निकालना, जब जे का मान ऐसा पद्धति में निकालना होगा तो H और I स्क्वायर RT रखेंगे। हटाओ, हम लोग को यही इस्तेमाल करना है, सिलेबस नहीं पढ़ना है। H बराबर I स्क्वायर RT हो। आप देखो यहाँ से क्या करते हैं, H बराबर क्या होगा? रखे रहो, वहाँ से फिर काम देगा वो। अच्छा अब देखो, H बराबर पढ़ा I स्क्वायर RT, अभी पढ़ा है ना। I स्क्वायर क्या पढ़ा? RT पढ़ा। अच्छा V बराबर क्या होता है? IR। देखना यहाँ सूत्र कैसे निकालते हैं। H बराबर हो जाएंगे IR इंटू IT। इंटू IT होगा, एक Y रख लिए, R रख लिए, I बाहर कर दिए। अब V बराबर क्या होता है? V बराबर पूर्वक नेतन एक Y यहाँ रखा है, I बाहर कर जाते नहीं हुआ, के बात तो है। गुना करेगा फिर I गुना I स्क्वायर RT नहीं हुआ। अभी का मान कितना आता है? IR। H बराबर यहाँ VIT हो गया फार्मूला। H बराबर क्या निकल गया? VIT है। नहीं समझ में आया? हाँ समझ गए। ये फार्मूले है VIT। H बराबर क्या निकला? VIT। अच्छा यहाँ से निकालो I बराबर, यहाँ से क्या होगा? V बटे R। क्या होगा? I बराबर V बटे R। V बटे R होगा। तो V इंटू I बराबर V बटे R T। तो V स्क्वायर R इंटू T, ये निकला फार्मूला। यानी कि H का फार्मूला एक जगह लिख देते हैं सर। H बराबर एगो क्या पढ़ा? I स्क्वायर RT। दूसर क्या पढ़ा? VIT। तेसर क्या पढ़ा? V स्क्वायर बटे R इंटू T। ये सब किसका फार्मूला है? उत्पन्न उष्मा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? उत्पन्न। तार में कितना होगा उत्पन्न उष्मा, उसी का ये क्या है? फार्मूला है। और इसी को जूल्स लॉ कहा जाता है। यानी कि जूल्स लॉ क्या है अब देखेंगे। इसी फार्मूला को जूल्स लॉ बैठाएंगे और तब तो वहाँ से निकालेंगे। समझ में आ गया ना बात? अब देखो कैसे निकलता है वहाँ से। हाँ जूल्स लॉ, बेरोजगार जूल्स का नियम। चलो नियम क्या है? नियम और कानून। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधी जूल के नियम है ना। विद्युत धारा के, यदि चाहते डायरेक्ट कहाँ शुरू करते? डायरेक्ट नहीं करते शुरू, नहीं करते शुरू। आधा घंटे टाइम बर्बाद किए हैं। बर्बाद कहाँ किए? चलो ठीक है। विद्युत धारा के तो नहीं समझते। हाँ नहीं समझता, ये तो मत को नहीं समझता है। भरम तुम्हारा है, समझ रहे हो ना। नहीं समझा समझेगा तो कई चीज बनते तो बुझेगा। तुम सब चीज सवालों बनेगा तुमसे, इन्हें मुझे सवाल सब चीज बनेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा तुमको। पास कर जाओगे कभी फिर पढ़ोगे तब पता चलेगा, पहले नहीं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, हाँ विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधी, अभी तुमको कहाँ पता है कितना चीज होती है सिलेबस में। संबंधी जूल के नियम, ऊष्मीय प्रभाव संबंधी जूल के नियम है ना, इंग्लिश में कहते हो है ना। जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि इस तार से अभी क्या बह रहा था? करंट। तो क्या उत्पन्न हुआ? उष्मा। इसके संबंध में जूल साहब क्या दिए? नियम दिए, जिसे क्या कहते हैं? जूल का नियम। जूल का नियम कहते हैं। समझ में आ गया ना? जिसे क्या कहते हैं? जूल का नियम। जूल का नियम कहते हैं। यानी कि तार से जो उष्मा उत्पन्न होता है धारा प्रवाहित करने पर, तो उसे हम लोग जूल का नियम कहते हैं, है ना। तो पहला नियम जूल का
जूल का कौन नियम? पहला नियम। प्रथम नियम। तुमको इतना फैक्ट्स हम पढ़ा देते हैं कि फिर कंपटीशन के लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कापिए पढ़ लेना, बहुत कुछ हो सकता है इससे पढ़ करके, समझ में करना। टॉपर हो जाएंगे ना। आर्ट पढ़ोगे तब ना। साइंस तो तुमको टॉपर के लायक हम पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़ाए हैं? बताओ। कंपटीशन में सब विषय पढ़ना पड़ेगा। हैं? सब विषय अभी हम नहीं जानते हैं, अभी इतना जानते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जूल का नियम। प्रथम नियम लिखा हुआ है। हाँ। और जूल के प्रथम नियम को इतना को कह देते हैं जूल का पहला नियम। इसे विद्युत धारा का नियम भी कहते हैं। यदि एग्जाम विद्युत धारा का नियम आता है तो नहीं कहना क्या होती है। जूल के प्रथम नियम को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का नियम। विद्युत धारा का नियम। विद्युत धारा का नियम। नियम कहा जाता है। जूल के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का विद्युत धारा का नियम कहा जाती है। क्या ये आखिरी की है जूल का प्रथम नियम? सुनो, कहता है किसी नियत प्रतिरोध के चालक में नियत समय में प्रवाहित धारा विद्युत धारा के कारण उसमें उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा के वर्ग के की कह देता है, पता नहीं। देखो इतना बात हम नहीं लिखेंगे। हाँ, जब R तथा T नियत हो, दोनों क्या हो? दोनों बात क्या हो? एक लेने बोलो। नियत हो। जब R तथा T क्या हो? यानी कि R एंड T बराबर कांस्टेंट हो। यानी कि किसी तार का प्रतिरोध और धारा का समय क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। धारा का समय, धारा का मतलब टाइम फिक्स कर दिया, 2 मिनट 4 मिनट, इस प्रकार से। अब प्रतिरोध क्या किया हो? तार का फिक्स कर दिए हो। तब उस तार से होकर के जितना करंट बहाओगे ना, उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो होगा, उस तार में जितना करंट बहाएगा उसके स्क्वायर के समानुपाती होती है। यही जूल का प्रथम नियम कहता है। और समझ में आ गया ना? यही जूल का क्या नियम है? जब R और T क्या हो? कांस्टेंट, S समानुपाती क्या होगा? I स्क्वायर। सिर्फ ये कह दोगे तो बेवकूफ़ी है। जैसे याद है प्रतिरोध के नियम पढ़ाए थे, S समानुपाती L। अब बशर्ते कि वो चीज़ फलनामा कांस्टेंट हो, E समानुपाती फलना, बशर्ते कि कांस्टेंट हो। वो नहीं कहेगा तो भान गड़बड़ फिर हो जाएगा। वो कहना क्या है? जरूरी है। और कितना को देखिए सिर्फ S समानुपाती I स्क्वायर, चलो हो गया। इतने कैसे होगा? हम चेंज कर देंगे R T, तब तुरंत लो फैल कर गया। तो 2 से भाग देंगे तो कौन संख्या आएगा? सम संख्या। भूल गया कि याद है? हाँ याद। तो ठीक है, याद है, याद कर लेना। चलो थोड़ा परिभाषा का डिफिनेशन में क्या लिखोगे एग्जाम में? इसको डिफिनेशन में नहीं लिखना पड़ेगा। डिफिनेशन सुनो, कहता है डिफिनेशन काफी में सब लिखे हुए हैं। मेन फी एक्स इतने को है, पूरा 5 लाइन का एक वो लाइन समझ जाएगा। सुनना ध्यान से। यदि किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट में नियत समय में, कौन समय में? नियत समय में नियत प्रतिरोध, नियत समय में नियत प्रतिरोध से होकर के भिन्न भिन्न विद्युत धारा RT को कांस्टेंट करो और करंट क्या करो? अलग अलग। कभी 5 एम्पेयर करंट, कभी 6 एम्पेयर, कभी 12 एम्पेयर, कभी 15 एम्पेयर, इस प्रकार क्या करेंगे हम लोग? प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित की जाए तो तार कितने गर्म होगा? मतलब तार में उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा? तो कहता उत्पन्न ऊष्मा की परिमाण जो है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है, परिपथ से होकर बहने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यही जूल का प्रथम नियम है। अब समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना सबको? जब नियत समय में नियत प्रतिरोध से होकर के, नियत समय में नियत प्रतिरोध से होकर के अलग अलग विद्युत धारा एक विद्युत परिपथ में प्रवाहित किया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग के क्या होंगे? समानुपाती होंगे। इस अब नहीं बना के लिख लोगे? इसे ये लेन रखो 2 को याद। RT को रखेंगे कांस्टेंट, S समानुपाती I स्क्वायर होगा। बस इस जूल का प्रथम नियम, इसी को विद्युत धारा का नियम कहते हैं। दूसरा नियम जूल का, ये जूल का दूसरा नियम, पहला नियम था। अब पढ़ेंगे हम लोग जूल का दूसरा नियम, प्रतिरोध का नियम। जूल का कौन नियम? जूल का दूसरा नियम। इसी को कहते हो। अच्छा देखो, यहाँ विद्युत धारा का नियम क्यों बोले? यहाँ समानुपाती में क्या है? I है ना, इसलिए इसको क्या बोले? विद्युत धारा का नियम बोलेंगे। अब देखो इस फार्मूला में देखो S बराबर I स्क्वायर क्या है? I स्क्वायर बोला है ना, तो बाकी दोनों एगो लेगा ना, दोनों बाकी कांस्टेंट होता है। इसमें क्या लिया है तूने? I, तो बाकी दोनों क्या होगा? कांस्टेंट। अच्छा अब R लेंगे तो I और T क्या होगा? और T लेंगे तो I और R क्या होगा? बात पकड़ रहे? यही जूल का नियम है। समझना करना। जूल का दूसरा नियम, या इसे कहते हो प्रतिरोध का नियम। इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिरोध का नियम। अब ठीक है, भंडा लाइन कट गया है। टाइम बढ़ा दें कि क्वेश्चन करेगा? नहीं, क्वेश्चन प्रतिरोध का नियम नहीं, खाली टाइम रहता है बढ़ाने में और क्वेश्चन करवाने में। और क्लास आने में टाइम बढ़ाएंगे तब न पता चलता होगा उसको। 3 घंटा सुबह और 2 घंटा, अभी तो बेसिए है।
2:40 से शुरू करते हैं, उसको तो 8 बजे घर से निकलना होता होगा, नहीं निकलना पड़ता है, 4 होता होगा 10 मिनट पहले ना जी, तो क्या घंटा हो गया, 2.5 घंटा ही और 2 घंटा 3 घंटा सुबह, तो कते हो गया 5:30, 1.5 घंटा वहाँ रखो, कते हो गया 2 घंटा होगी, 1.5 घंटा रखो ना, 7 घंटा, 5:30, 1.5 7 घंटा, 1 घंटा जाने इधर 8 घंटा 8 घंटा, 1.5 समझ में आ गया ना। सिलेबस कवर करने में यहाँ रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलता, लिखने में भी नहीं मिलता होगा टाइम, इसलिए नहीं मिलता इसको क्योंकि कवर शाम करने का में शाम और सुबह का सुबह करते टाइम तैयो नहीं होता है, ठीक है ना। इसको कवर करने में कम से कम लगेगा 4 से 5 महीना, पूरी कंट्रोल करोगे तब, जितना 3 महीना हम पढ़ाते हैं ना, डबल टाइम लगेगा कंट्रोल करने में, हमको पता है। सुबह का मैथ कंट्रोल करने में 2 बज जाता, फिर भी नहीं होता। चलो आगे देखो, जूल का दूसरा नियम या प्रतिरोध का नियम क्या कहा, जब, क्या कहा, ये जब लिखा है, क्या लिखा है, जब। अब याद करना पड़ेगा, अभी टेक्निक बताइए, एस समानुपाती आई स्क्वायर आर और टी कांस्टेंट, एस समानुपाती आर आई और टी कांस्टेंट, एस समानुपाती टी आई और आर कांस्टेंट। लैंग्वेज में घींच दो पकड़ के, जूल का नियम घींच दिया, खत्म। तो जब इस कंडीशन में प्रतिरोध का नियम बोला तो प्रतिरोध छोड़ के बाकी दोनों आपको क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि आई और टी क्या होगा, नियत होगा, नियत होगा, आई और टी क्या होंगे, नियत होंगे, और एस समानुपाती क्या होगा, आर होगा। ये जूल का कौन नियम है, दूसरा नियम है। सुनो क्या कहता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में यदि किसी विद्युत परिपथ में नियत विद्युत धारा भिन्न भिन्न प्रतिरोध से होकर के, नियत विद्युत धारा भिन्न भिन्न प्रतिरोध से होकर के अनियत समय तक प्रवाहित की जाए तो उसे क्या कहते हैं, जूल का दूसरा नियम। अरे कुछ थोड़े है, अपने मन से बना के लिखना। यदि किसी विद्युत परिपथ से होकर के नियत विद्युत धारा नियत समय तक अलग अलग प्रतिरोध बदल कर क्या कहा जाए, प्रतिरोध दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, जूल का नियम कहेंगे। यानी कि जूल का नियम देखो क्या, जूल का नियम सुनो समझ में आता है। एगो दिखाया था रेजिस्टेंट दिखाया था, हाँ याद है रियोस्टेट बारे में। मान लो ये रियोस्टेट है और ये क्या है, उसका सुन लो। अब पहले थोड़ा सा इस बारे में फीलिंग करवाते हैं, रूल याद करने से नहीं होता है। देखो जैसे ये तार है, ये क्या है, तार ये फिक्स कर दिए, इसका प्रतिरोध 10 ओम होगा। प्रतिरोध कितना होगा, 10 ओम। कितना ओम होगा प्रतिरोध, कितना ओम होगा इसका प्रतिरोध, 10 ओम प्रतिरोध होगा। अब फिक्स कर दिए कि हर एक बार धारा गुजारेंगे 2 मिनट तक, क्या मिनट तक, मात्र 2 मिनट तक। प्रतिरोध कितना इसका ओम है, 10 ओम। धारा प्रतिरोध 10, धारा। अब इतना बदलो मत, यानी कि प्रतिरोध और मतलब टाइम को बदलो नहीं। 2 मिनट तक करंट पास कराएंगे, देखेंगे कि छू कर कितना गर्म हुआ। अच्छा फिर नोट कर लेंगे, नापने वाला होता है गर्मी में कितना नापने वाला होता है। चलो फिर प्रतिरोध कितना ओम था, 10 ओम। अभी धारा दिए थे 5 एम्पेयर, अब धारा देंगे 10 एम्पेयर, लिखेंगे कितना गर्म हुआ। धारा देंगे 15 एम्पेयर, लिखेंगे कितना गर्म हुआ। ऐसे करके नियम बना गया है। इसीलिए कहते हैं जो आर और टी क्या होंगे, नियत होंगे। तो जितना धारा बढ़ाओगे ना उसके अनुसार तार क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें का तो 25 होगा, जो भी होंगे उस प्रकार से होंगे, मैग्नीट्यूड सिर्फ। अच्छा आप देखो जैसे इसको इन को फीलिंग करो, जैसे ये तार है, इसे अब इसमें क्या करेंगे, आई और टी नियत होंगे, मतलब हर एक बार गुजारेंगे 2 मिनट या 3 मिनट के लिए। टाइम फिक्स कर लो, क्या 2 मिनट मान लेते हैं, क्या मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। और आई क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब मान लो इससे हमेशा गुजार रहे हो 10 एम्पेयर करंट, कितना ध्यान देना, कितना एम्पेयर करंट गुजार रहे हैं, क्या मिनट तक, 3 मिनट तक। 3 मिनट तक कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। 3 मिनट तक 10 एम्पियर करंट से क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। 10 एम्पियर करंट है 3 मिनट तक। अब क्या करेंगे, इसी तार में क्या जोड़ देंगे, रियोस्टेट। क्या जोड़ देंगे, एक बार प्रतिरोध बढ़ाएंगे, एक बार प्रतिरोध घटाएंगे। धारा उतने हैं, टाइम में क्या मिनट तक, 3 मिनट तक। एक बार प्रतिरोध बढ़ा दिए, लिख लिए कभी में कितना गर्म हुआ। धारा टाइम नहीं चेंज की, 3 मिनट तक ऐसा काम किए, ऐसा काम 3 मिनट तक टाइम क्या कि नोट कर लिया। फिर 3 मिनट तक आप प्रतिरोध घटा दिए, कभी बढ़ा दिए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। धारा टाइम फिक्स है, हर एक बार 3 मिनट ऐसा कर रहे हैं। देखते हैं तार कितना गर्म होता है, छू करके नोट कर लेंगे। ऐसा जब देखोगे तो एच जैसे आर बदलेगा उस अनुसार क्या बदलता है, एच बदलेगा। इसीलिए कहा गया जब आई और टी क्या हो, नियत हो, तो आर क्या होंगे, समानुपाती एच, यानी कि एच समानुपाती आई होंगे। लैंग्वेज में कहा गया है यदि किसी विद्युत परिपथ में
है ना। नियत विद्युत धारा भिन्न भिन्न प्रतिरोध से होकर के प्रवाहित की जाए तब उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण प्रतिरोध के समानुपाती होती है। अच्छा, समय ने कहा है इसमें, यदि किसी विद्युत परिपथ पर नियत विद्युत धारा, नहीं समय ने कहा, समय सुनो, उसमें नोट्स में हम निकाल दिया होगा। लैंग्वेज में काफ़ी आसान है, इसको कहना होगा, देखो बना करके, यदि किसी विद्युत परिपथ से होकर के नियत प्रतिरोध तथा नियत समय के लिए धारा का मान बदल बदल के गुजारा जाए तो उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग क्या होंगे, समानुपाती होंगे। अपना मन से लिख दिया, नहीं लिख दिया, इसमें क्या लिखेंगे, यदि किसी विद्युत परिपथ में नियत विद्युत धारा नियत समय के लिए क्या किया जाए, नियत विद्युत धारा नियत समय के लिए, यानी कि आई और टी को क्या किया जाए, कांस्टेंट किया जाए, और प्रतिरोध बदल बदल के प्रभावित किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। जैसे मन में आता उसी बना के क्या करो, लिख दो। गलत बात आना चाहिए, खाली दोनों बात क्या होना चाहिए, अब बाकी कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगा ना सबको, लिख देना है बना करके। तीसरा नंबर में देखो, तीसरा आसान बहुत है। तीसरा कहते हो, अब कौन बच गया, जूल का तीसरा नियम, जूल का तीसरा नियम, या इसे क्या कहते हो, समय का नियम, इसे क्या कहेंगे, अब समय क्या करेंगे, बदलेंगे, बन जाएगा ना। अब बाकी दोनों को फिक्स रख देंगे। जूल का तीसरा नियम में तो एस समानुपाती क्या होंगे, टी। ये कब होंगे, जब आर एंड आई कांस्टेंट हो, क्या हो, डिफरेंस सुनो एक बार, कॉपी वाला और फिर अपने मन से बना देंगे। यदि किसी विद्युत परिपथ में नियत प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध, नियत प्रतिरोध, यदि किसी विद्युत परिपथ में नियत प्रतिरोध, ताकि कभी में लिखे ना लैंग्वेज, ताकि तुमको लैंग्वेज समझ में आवे, इसीलिए एक बार ही पढ़ देते हैं, बाद में फिर तो तुमको फ्री कर देंगे, जैसे मन वैसे करो, कोई जरूरत नहीं कॉपी पढ़ने का है। सुनो क्या कहता है, जूल का तीसरा नियम, समय का नियम क्या कहती है, यदि किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत सब में कॉमन है, आप देखो कांस्टेंट क्या है, नियत प्रतिरोध से होकर के, नियत प्रतिरोध होकर के कौन चीज, नियत विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा भिन्न भिन्न समय के लिए प्रवाहित की जाए, कौन सी के लिए, अलग अलग समय के लिए प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड, विद्युत धारा द्वारा ली गई समय के क्या होती है, समानुपाती होती है। समझ में आ गया ना। यदि किसी विद्युत परिपथ से होकर के नियत प्रतिरोध, यदि किसी विद्युत परिपथ से होकर के नियत प्रतिरोध नियत विद्युत धारा अलग अलग समय के लिए प्रवाहित की जाए, उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण समय के क्या होती है, समानुपाती। बात खत्म हो गया, बस एक लाइन में खींच देना, जो लैंग्वेज लगे बढ़िया उस चीज़ को कह देना। अब दोनों को जब सबको मिलाएंगे तो वहाँ से निकल जाएगा, H बराबर निकल जाता है I² RT। समझ में आ गया ना, ये किसका नियम था, जूल साहब के नियम थे ये। और यहाँ से तीनों को जब मिलाओगे तो धारा से उत्पन्न ऊष्मा यानी कि 1 और 2 और 3 से जब देखेंगे तो वहाँ से H बराबर निकल जाता है I² RT निकल जाता है, जो फार्मूला हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। इसे ही क्या कहा जाता है, जूल के नियम कहा जाता है। बोलो क्या कहते हो, क्या सोच रहा है, कहीं जाना है, जाओ, छुट्टी नहीं लगा, 2-4 दिन के लिए छुट्टी लो ना, 2-4 दिन के लिए क्या ले लो, देंगे छुट्टी, ले लो, हम मना करते हैं, छुट्टी है, जब जा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 15 तारीख को चाहिए, जाओ अभी चले जाओ, 1, 2 और 3 मिला कर लिखो, समीकरण 1, 2 एंड कहाँ से, 3 से H बराबर H समानुपाती क्या होगा, I² RT। तो H बराबर यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, I² RT। डायरेक्ट कैसे आ गया, तुमको पता है सब बात। यानी कि अब कोई पूछेगा एक लाइन में कहो तो जूल का नियम क्या होती है, एक लाइन में, ये अच्छे हो वही प्रकार से। अब देखो कंडीशन है, यदि क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का, आप जो बताएंगे वही लिखना। यदि क्वेश्चन आता है क्या नंबर का, 5 नंबर, क्या नंबर का, 5 नंबर, ऐसे लिखना। तब समझना, वही जूल के नियम में क्या करेंगे, थोड़ा पेज को बढ़ा देंगे। 2 नंबर में कैसे लिखेंगे, 2 नंबर में देखो, जूल के नियम का दूसरा रूप, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, किसी चालक में ध्यान देना यहाँ से, यहाँ
किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, उस चालक में प्रवाहित धारा की क्या होती है? समानुपाती। धारा की वर्ग की होगा, धारा की वर्ग की। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। समानुपाती तथा प्रतिरोध के समानुपाती तथा समय के समानुपाती होती है। एक ऐसे ने बराबर समानुपाती बोले, एक लेन में कहा जाता है। एक लेन में क्या कहा जाता है, अच्छे डिफिनेशन लिखे गए। जूल के नियम का दूसरा रूप, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक में प्रवाहित धारा की वर्ग की समानुपाती। अच्छा ठीक है, कह सकते हो। चालक के प्रतिरोध के समानुपाती तथा धारा प्रवाहित होने के समय की क्या होती है? समानुपाती होती है। इसी के जूल का क्या कहते हैं? नियम। S बराबर I स्क्वायर RT, S समानुपाती I, S समानुपाती R, S समानुपाती T। जूल का नियम कंप्लीट हुआ। कितना हुआ कंप्लीट? अब इसमें कुछ बचे हुए नहीं, बाकी नंबर है वो हम लोग करेंगे। दूसरा बात सुन लो, सूखे मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है 50,000 ओम। कितना होता है? सूखल रहेगा तब, भीजल नहीं रहेगा, भीजल रहेगा तब कितने होगा? तू देख लिया, पहले पढ़ लिया, फिर में पढ़ा था, चालू हो तू, फिर में सवाल लिखा दिए, समझ में ना, एग्जाम कभी की आती है। सूखल का आदमी का शरीर रहेगा, सूखे मानव शरीर की प्रतिरोध लगभग कितने होता है? 80,000 ओम होता है। सुनो, हम लोग इतना धारा मान रुकावट डालते हैं, करंट जब छूते हैं तो समझ में आ गया ना? हाँ, फिर भी करंट बड़ी तेज लगभग करेगा ना, वो कितना पावरफुल है ना, जानते हो। एवं भीगे हुए मानव शरीर की प्रतिरोध लगभग कितने होगा? अब भीगल का वाला हम करंट पास करते हैं ना आराम से, झटका बेसी कम मारेगा, बताओ तो। जब भीजल रहेगा तब समझ जाएंगे ना, कोई दिक्कत? ठीक है ना। झटका किसको नहीं मारता है? फादर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ में आ गया ना? कुमार उसको जाकर नहीं कहा तू तो आजकल फादर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बन गया है। यूट्यूब पर कौन सा नाम सुना था? जहाँ H बराबर उष्मा, H बराबर उष्मा, यानी बोला था उसको क्या? हाँ क्या कहा था? ठीक है, देखेंगे वीडियो। उसको थोड़े पता है किस लेक्चर में कब के हैं, उसको ढेर लगेगा, उतना हजारों लेक्चर यूट्यूब पर है, पता चलेगा हैं? बोला इलेक्ट्रिक करंट सर्च कर लेना। इलेक्ट्रिक कनेक्टर देखना 2-5 घंटा। बुनी कुमार। हाँ, H बराबर I स्क्वायर RT होती है। I बराबर विद्युत धारा है, R बराबर क्या है? प्रतिरोध। R बराबर क्या है? इसको चाहते तो इतना देर को कब का खत्म करके अभी दूसरे ट्रैफिक पर होते। दिन खेपने के लिए हमको भी पता है, लेकिन खेपना तुम लोग साथ नहीं चाहते हैं। T बराबर क्या होगा? नहीं खेल सकते थे दिन, अभी तक में खत्म होकर के, और हम लोग अगला पेज पर लाते। जाओ अगला पेज लाओ, हटा जल्दी से। जा खाना पेज पर। सुनो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, विद्युत शक्ति से क्या समझते हैं, इसकी विमीय सूत्र नहीं लिखना है, ऐसा मात्र खाली लिखना है, समझ में आ गया ना? विद्युत विमीय सूत्र यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है मैट्रिक क्लास में, इंटर में, है ना? विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। जैसे कि किसी के पास कितना शक्ति है, तुम्हारे पास कितना शक्ति है, कैसे पता हमको चलेगा तुम्हारा कितना शक्ति है? लड़कटिया कटवाएंगे अब भर दिन, सुबह से लेकर के शाम तक, एगो उसको भी पकड़ लेंगे, तुम्हारा पड़ोसी के, दोनों को, 2 आदमी का हम काम कराने हैं, और दोनों क्या करेंगे? काम करवाएंगे। 6 बजे सुबह शुरू कर रहे हैं, 6 बजे शाम तक बोले काम करना पड़ेगा। जो ज़्यादा समय तक काम कर पाएगा तो उसके पास शक्ति क्या है? अधिक है। यही है शक्ति, और कुछ नहीं होती है। यानी कि कार्य करने की क्षमता क्या कहेंगे? शक्ति। तुम्हारा काम करने की क्षमता कितना है, उसे क्या बोल देंगे? तुम्हारा शक्ति। सीधी सी बात है, कहा मुँह से करने थोड़े होता, काम करवाएंगे तब पता चलेगा शक्ति कितना है, वही होती है। तो यहाँ काम कहाँ पर होगा? विद्युत परिपथ में काम होगा। सुनो इसका परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में, है ना, किसी विद्युत परिपथ में, ए गोलू होशियार, मन नहीं लगे तोरा काम करे में। किसी विद्युत परिपथ में, होशियार लोग, किसी विद्युत परिपथ में, है ना, ऊर्जा व्यय होने की दर, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। खत्म है ना, व्यय में हुआ, खपत हुआ,
कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P द्वारा पावर सूचित किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति, है ना। ये विद्युत शक्ति का परिभाषा हुआ। किसी परिपथ कार्य संपादित होने की दर को, किसी परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, या किसी परिपथ में, मतलब विद्युत परिपथ में, है ना, किसी परिपथ में विद्युत कार्य, काहे उठक बैठक तू कर रहा है? ठीक से नहीं बैठल रहता है। किसी परिपथ में विद्युत कार्य संपादित, मतलब पूरा होने की दर को उस परिपथ की क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। उस परिपथ की क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। देखो डेफिनेशन समझना। इसे किसे करेंगे सूचित? कैपिटल P से। पावर है ना P, विद्युत शक्ति को किससे करेंगे? विद्युत शक्ति लगना जरूरी है, नहीं तो शक्ति मतलब कहीं और कुछ अलग भी होती है कहीं और, समझ में आएगा ना थोड़ा, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब किसी विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट में ऊर्जा किस हिसाब से खर्चा हो रहा है, ऊर्जा किस हिसाब से खर्चा, ऊर्जा कब होगा खर्चा? काम करेगा तभी ना, तब ना खर्चा। तो ऊर्जा किस हिसाब से खर्चा हो रहा है, उसी के क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। या किसी परिपथ में विद्युत कार्य संपादित होने की दर को, तू किस हिसाब से काम कर रहे हो उसी को तुम्हारा क्या कह देंगे? शक्ति। तो कहाँ हम काम करेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट में काम करेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट शक्ति हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। P बराबर फार्मूला क्या होता है? W/T। बोलो, P बराबर W/T होगा ना। अच्छा, W बराबर H तूने पढ़ा है अभी कि जितना काम करेगा उसमें ही उतना निकलेंगे। सिंपल सी बात है। जिस हिसाब से काम करेंगे उस हिसाब से क्या खर्चा होगा उसमें। W निकाला था ना फॉर्मूला I²RT, और बाद में जूल J का मान 1 लिए थे तो H बराबर I²RT, यानी कि W आपस में बराबर होंगे। मतलब बराबर होने की सेंस है, जितना काम करेंगे उतना उसमें निकलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। कहा है जितना काम करेंगे उतना क्या निकलेगा उसमें। W बराबर क्या, यानी कि P बराबर, ध्यान समझना, फार्मूला के उलट फिर गम शुरू हो रहे हैं। H का मान निकला नॉन कंडीशन में, H के मान यहाँ निकला है ना I²RT, बाद फिर निकाले ना H²RT। WH कितना बात हुआ? वर्क डन डायरेक्ट 20% टू हीट एनर्जी। तो यहाँ पर देखना, यहाँ से यहाँ अब फार्मूला गेम क्या हो जाएंगे, शुरू फिर हो जाएंगे फिर से। अच्छे समझना, P बराबर W/T, यानी कि वर्क डन जितना करेगा खर्चा होगा हीट एनर्जी में हुआ। H बराबर क्या पढ़ा फार्मूला? I²RT बटे T कैंसिल, I² क्या निकल गया? R, एगो निकल गया सूत्र। I² क्या निकला? R। V बराबर क्या पढ़ा है तूने? IR। V बराबर क्या पढ़ा है? इसको कह सकते हो IR इंटू I। IR, I इधर भेज दिया। अब V बराबर I, तो P बराबर यानी कि VIP। सूत्र रखना याद, क्या यही सूत्र डायरेक्ट बताया थे पॉलिटेक्निक में? क्या होता है सीधे? VIP। P बराबर वहाँ बताते हैं W/T होता है, और T बराबर क्या होता है? V बराबर ये होती है सूत्र VIP। घर में सबका क्या रहता है? VIP तो लिखल है, यानी कि P बराबर याद भी करना पड़ेगा सूत्र, याद नहीं करना पड़ेगा। VIP सारा रखना सब आदमी कि P बराबर क्या होता है, तो VIP रखना, VIP, तो P बराबर VI, P बराबर W/T, ये फार्मूला हो गया। इसके बाद देखो, अब इसके बाद ये सूत्र निकाल लिए। अब P बराबर यहाँ से निकालेंगे हम लोग, P बराबर V गुना I हो गया ना। अच्छा, यहाँ से देखो V इंटू I बराबर क्या निकलेगा? यहाँ से V/R। I बराबर क्या निकलेगा? V/R। तो V बटा क्या होंगे? R। तो V² बटा क्या निकल जाएंगे? R। कचरा नहीं हो गया है। अब एक जगह देखो, सबको एक लाइन में, एक सांस में। P बराबर क्या पढ़ा? H/T पढ़ा या W/T? H/T या W/T? कुछ बोल नहीं रहा है, कोरोना पेशेंट हो, बोलो। उसके बाद यहाँ क्या पढ़ा? I²R कहाँ गया? ये पढ़ा ना, इसको क्या लिखल है? I²R। फिर क्या पढ़ा यहाँ से? VI,
VIP फिर क्या पढ़ा, VS वी स्क्वायर, इतना फार्मूला है ना। ये किसका फार्मूला सब निकला, पी का। ये सब पावर का ही फार्मूले हैं, समझ में आ गया ना। ये सब पावर के ही फार्मूले हैं, दिमाग में है ना। ये कंटेंट नहीं काट रहे हैं समझ में आ गया ना। पी बराबर एस बटे टी। सूत्र बोलो तो क्या पढ़ा अभी, इधर देख के, हाँ बोलो सूत्र। 4 गो पढ़े हाँ हैं। कौन कौन, एगो पढ़े हैं बी स्क्वायर बटे आर, एगो पढ़े हैं भी आई, एगो पढ़े हैं आई क्या बोलते हैं आई स्क्वायर आर, नहीं तो हाँ आर कभी भूलोगे ना फार्मूला तो विवरण क्या रखना याद, पढ़ ले रही है। आई यार। एक बार धर देना भी का मान, एक बार धर देना आई का मान, निकाल करके सूत्र अपने सब फटाफट सब निकल जाता है। नहीं निकल गया, हाँ। इसलिए निकाल के बताए हैं ताकि तुम बाद में भूल जाओ तो क्या हो सको, निकालने में टाइम लगेगा। पी बराबर एच बटा टी तो नहीं भूलेगा तुम, या डब्ल्यू बटा टी, एच और आई स्क्वायर टी वो याद रहेगा। बाकी सब फॉर्मूला निकाल भूल हो सकते हो, आई किसके आई पाई का होता है, समझ में आ गया ना। तो सूत्र एगो रखना है, आई स्क्वायर टी, ध्यान ध्यान निकाल लेना। आज धीरे धीरे याद हो जाएगा तो और अच्छी बात है, नया नहीं में कहते निकाल बाद में याद कर लेना। इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, ऐसा यूनिट नहीं पढ़ना है। इसके बाद तुमको डायरेक्ट हम पढ़ाएंगे मात्रक, ऐसा यूनिट डायरेक्ट लिखाएंगे। इसका एस आई यूनिट देखो क्या होता है, किसका ऐसा यूनिट, विद्युत शक्ति का। कौन चीज, एस आई यूनिट। जानते हो इसी फॉर्मूला का लिखा है, लैंग्वेज में लिखा है विभवांतर का वर्ग बटे प्रतिरोध। उस समय लिखा था तो हमको भी नहीं समझ सर कहाँ फॉर्मूला दिए हैं। अब हमको पता चला ऐसे बता देते तो ऐसे में क्या होती है, आसान होती है। इससे ये क्या होती है, आसान। लैंग्वेज वाला को बड़ा खराब बुझते हैं, जितना फिगर वाला बात करते डाटा वाला बात उतना अच्छा फिगर समझ लिखा। चलो ठीक है, समझ सबको आ गया। अब सुनो, इसका एसआई मात्रक निकालेंगे। इसका एसआई मात्रक हीट का क्या होता है, हीट या वर्क क्या होता है, जूल। हीट या वर्क क्या होता है, जूल। तो जूल और टाइम का सेकेंड। तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, जूल पर सेकेंड, या इज्जत से इसको वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। क्या कहते हैं हम लोग, वाट कहते हैं। रखो पकड़ करके, रामलाल गांधारी कुमार, इसको पकड़ के रखो। नहीं कहता है, पधार रहे हैं। चलो आगा, एस आई यूनिट निकल गया। किसका निकला ऐसा यूनिट, पावर का निकला ऐसा यूनिट, समझ में आ गया ना। हाँ। ये पावर का कौन यूनिट निकला, एस आई यूनिट निकला पावर का। सीरियस नहीं पढ़ाएंगे, नहीं कोई काम का नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद याद कर लेना, याद कर लेना। उसके बाद याद करने वाला है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 7। आज करो, जितना बात पढ़ा है ना, जितना बात बोलना याद करने के लिए, आज करो कि कल करो, तुमको करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा अभी कर लो, नहीं कुछ करना चाहते हो तो अभी कर लो याद, नहीं तो छोड़ देना ऐसे, तो कोनो काम का नहीं है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। कितना वाट, 700। अच्छा देखो, 1 किलो बराबर, किलो कोई मात्रक नहीं होता, 10 के पावर कितने होता है, 3। 1 मेगा, मेगा कोई मात्रक नहीं होता है, मेगा मतलब एम होती है, किलो मतलब कि 10 पावर कितने होता है, 6 होता है। इतना समझ में आ गया ना, किलो मेगा। बाकी तुमको काम नहीं होगा, यही ठो होगा, ठीक है। बेसी बात नहीं, जितना जरूरी है 19 से 20, 21 नहीं, यदि तो 21 यहाँ हो गया था। थोड़ा सा अति कोई चीज़ क्या होती है, खराब होती है, खराब। अति खराब नहीं होती है। तो लोग कितना डिटेल में पढ़ रहे हो, कहने का वर्णन है और भी से। चलो अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग, 1 किलो वाट निकले मतलब 10 के पावर 3। तो 10 के पावर कितना 3 हो जाएगा, 10 के पावर 3 वाट। और 10 के पावर 3 मतलब 1000 वाट। अरे वाट का वाट था, वाट सटा दिए, आ किलो 10 पावर 3 तो बुरा बना रहा है, सबसे बुरा बनाता ही है। इसको टेक्निक से समझ लो, फिर दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया ना, ये फार्मूला समझ में आया। अच्छा आगे बोलो, जब ये किसका निकला फार्मूला, 1 किलो वाट का 10 के पावर 3 वाट है ना। अब निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे 1 मेगा वाट। मेगा मतलब पावर कितने होता है, 10 के पावर 6 है। 10 पर कितना लिखा है ये, 10 के पावर 6 वाट। टाइम हो गया क्या, इधर उधर कर रहा है। 10 पावर 6 वाट होता है 1 मेगा वाट बराबर। या ऐसे भी कर सकते हो, 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 वाट कह सकते हो, बोलो तो कह सकते हो। अच्छा 10 के पावर 3 को क्या बोला है तूने, किलो। तो 1 मेगा वाट और 10 के पावर 3 किलो वाट। बोलो क्या करना चाहते हो, नहीं होगा। 10 पावर 6 10 पावर 3 कर दिया आए, और इतना को क्या लिख दिया, किलो और वाट। 10 पावर 3 छोड़ दिया, यानी कि 1 मेगा वाट। हाथ हटाओ, लिविड भी करता है।
1 मेगावाट पावर 3 वाट होगा हाँ है, या 1 मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट, 1000 किलोवाट को, या क्या कहना चाहते हो? ठीक है ना, एक एक से 5 को निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना। आगे चलो, अब वाट आवर लगा देगा तब बढ़िया बात होगा, वो खराब बात नहीं। 1 किलोवाट आवर, एक वो किलो छोड़ दिए, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, समझ में आ गया ना। चलो जरूरी पड़ेगा फिर इससे फैक्ट्स एगो फैक्टर का लिख लो, उधर से रहने दो, छोड़ दो, जरूरी पड़ेगा तो फिर हम लोग इसको इस्तेमाल कर लेंगे, समझ में आ गया ना। हटा इसको, मिसयूज सामान नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, जैसे जंगल यहाँ जमा ढेरी है, नहीं है जमा, यहाँ तक किसी को दिक्कत भी है, ध्यान देना। 1 किलो वाट आवर निकाल रहे हैं, बेरोजगारी में की करेगा, कोनो कामे नहीं है, पकड़ के रखो इसको, जान 2-4 दिन घूम फिर के ना कुछ में याद से, लोग कहता होगा तू अभी तक नहीं आया है, हैं नहीं नोट सब चले ना, तक कुछ नन्हे में बॉडी बिल्डर था पहले, दोबारा कैसे तू गया, नहीं था पहले बॉडी बिल्डर, ये सब पहलवान था, दोनों भाई, शिवम नहीं था पहलवान, पतला था, ई और शेखर, वो अभियो है, ई दुबरा गया है, खाना पीना नहीं देते तुमको क्या, ऐसा काम बट लड़कटिया कटवाता है तुमसे, इसीलिए ये हाल है, खटिया कल बहुत काट रहे हो, हैं लड़कटिया है काज काटेंगे, नहीं उस दिन नहीं कहते लड़कटिया काटते हैं, शिवम बैठा रहता है, उस दिन नहीं कहा था, उस समय में था। अच्छा किसी से ले लो, पैसा ले लो, नहीं तो चोरा काट लेना, सबसे बढ़िया रास्ता दिखाते हैं, चलो ठीक है। अच्छा 1 किलोवाट आवर क्या निकालना चाहते हैं? 1 किलोवाट आवर, रामलाल चलो यहाँ, 1 किलोवाट बराबर तूने की पढ़ा है अभी, 1000, 1 किलोवाट बराबर क्या 1000 वाट पढ़ा है, तो 1000 वाट पर आवर है बुरबा, वाट आवर, 1 घंटा में कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, हल्ला बंद करो, सुनो खाली, 1 घंटा में क्या मिनट, 60 मिनट है ना, यानी कि 1 घंटा में 60 गुना 60, 1 मिनट है फिर 60 सेकेंड, इतना क्या होगा सेकेंड, यानी कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है ना, पढ़ा होगा। 1 घंटा में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड, यहाँ रखो 3600 क्या रखोगे सेकेंड, पॉलिटिकल घटाए तो यहाँ निकाल रहे हैं फार्मूला, समझ में आ गया ना। तो 36 गुना 3 2 5, 10 के पावर 5, 10 के पावर 5, उसके बाद वाट 10 के पावर 5 वाट सेकेंड, 10 के पावर 5 वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, सेकेंड। रामलाल तू लोग तो काफ़ी तेज हो। तो शक्ति का मात्रक निकला, हीट का होता है, वर्क का होता है जूल, समझ देना। यहाँ से लोग, यहीं से लोग ने पहले तू लोग कन्फ्यूज करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से कन्वर्ट करते हैं क्लियर। शक्ति का मात्रक होता है मतलब फुल सूत्र है एच/टी, तो हीट का जूल और टाइम का सेकेंड, ऐसी वाट कहते हो। यहाँ से बोलो क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 1 जूल पर सेकेंड बराबर निकलेगा 1 वाट। अरे निकलेगा नहीं निकलेगा है, तो 1 जूल पर सेकेंड, ध्यान देना, यहाँ से जगह कम पड़ जाता है हमको पेज में। 1 जूल पर सेकेंड बराबर कितना वाट, 1 वाट। तो 1 जूल बराबर नहीं होगा, यहाँ से 1 वाट गुना सेकेंड होगा, तो वाट गुना सेकेंड बराबर क्या रखोगे, यहाँ से जूल रखोगे, तो इतना बराबर क्या हो जाए, नेक्स्ट पेज लाओ, अब दोगा में घुस जाएंगे। 10 के पावर 5 क्या हो जाएगा, ये जूल। अब बुझा, तो उस समय कंफ्यूज कर रहा था, नहीं समझ में आया अभी भी। अब हो गया ना, पेज बदलो। अब यहाँ तक निकाल चुके हैं, यानी कि यहाँ से निकल गया 1 किलो वाट आवर बराबर निकला 36 गुना 10 के पावर 5 जूल निकला, 36 गुना 10 के पावर 5 जूल निकला। तो बहुत पढ़ल लिखल हो। अब देखो 1 वाट आवर बराबर, एक पकड़ो पेज को, 1 किलो वाट आवर बराबर, ये निकाले थे 1 किलो वाट आवर, 36 गुना 10 के पावर 5 गुना 10 बटे 10। किसी को दिक्कत भी से होगा बताओ, इससे किसी को दिक्कत भी है? नहीं ना दिक्कत। तो 1 किलो वाट आवर बराबर 10 से भाग लेंगे, 3 दशमलव कितने होगा, अब 5 1 तो 10 के पावर 6 जूल
10 के पावर 6, यही जरी है, इसी को याद करना है, इसी को याद करना है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है फार्मूला 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। और इसी को 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट बिजली कहते हो। नहीं डायरेक्ट नहीं लिखे थे वहाँ पर, वहाँ डायरेक्ट लिखना ही था, नहीं लिखना था, डायरेक्ट लिखे थे वहाँ पर, समझना करना, यहाँ निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर को ही क्या कहते हो, 1 यूनिट बिजली कहते हो। 1 बिजली यूनिट उठता है ना, मतलब कि तूने इतना जूल ऊर्जा खत्म किया है, उसका यूज किया है, इसीलिए 1 यूनिट बिजली देना पड़ता है। बस 1 यूनिट उठा है मतलब 1 किलोवाट आवर, तूने 1 किलोवाट आवर, इतना किलोवाट आवर बिजली तूने यूज किया है, यानी कि मतलब 3.6 जूल ऊर्जा यूज किया, उसका लगता है 1 यूनिट, उसका 3 टका लगता है। सोचो इतना ऊर्जा यूज करते हो, 3 टका 1 यूनिट का। अभी यहाँ यही रेट होगा सारा दिन 5 टका है, 8 रुपया से कम नहीं है, 5 रुपया कहाँ घूम रहा है तू? पहले मतलब जमाना चला गया, हटाओ। सुनो जब आगे सुनो, अब क्या कहता है यहाँ से, अभी विद्युत शक्ति, अभी 1 वाट किसे कहती है से बतानी है, बाकी है। 1 किलो वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा के इसी परिमाण को 1 यूनिट कहते हैं। यह विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। हाँ। इसको तो इसमें आगे पढ़ाया गया है, विद्युत ऊर्जा में पढ़ाया गया है। चलो लिख देते हैं, कहीं तो हमको ही पढ़ाना है नहीं, यहाँ लिखे कि वहाँ लिखे है ना, यहाँ लिखे कि वहाँ लिखे। चलो पकड़ो इसको, दैट इज, इसको रखो पकड़ कर, डिफिनेशन लिखने दो, लिख देते हैं। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट वाले, 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में, क्या तुम्हारे मन में है? 1 किलोवाट वाले विद्युत मतलब 2 घंटा वहाँ 4 घंटा बैठता है, यहाँ 2 घंटा नहीं बैठ सकते हो। देख रहे थे, घर पर नहीं मिलता पढ़ते देखने का, मना करता घर पर किताब पढ़ने से। 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, 1 घंटे में, उनको मन लगता है पढ़ने में, झूठों में वो जापाल ढो रहा है। जाओ खेलो गुड्डो को, लकटिया काटना बैठ करके, सबसे बढ़िया लकटियों काटेगा, खेबो करेगा, पढ़बो करेगा, खेलो। आपका खेत किधर है? उधर है, जाओ ना, जाएंगे काटने। जाना ना, आराम ढेरी जंगल है, साफ कर देना, सब्जी वहाँ हम लगाएंगे, एगो आम दे देंगे, कलकतिया आम आएगा बिकने के लिए। बिरनी है हैं काटबे नहीं करेगा, वैसे वैसे बिरनी, कमल दे देंगे, वो खराब का कमल लगाए वाला। चलो आगे पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पढ़ा तो उधर देख रहा है तो खुद कपार खुद लगा, कभी पन्ना उल्टा होगा, इन्हें की हो रहा है, डॉट वहाँ पूछे, कम ध्यान नहीं है, पढ़ना उल्टा नहीं ध्यान है, उसमें तू की पढ़ेगा, इसमें क्या समझ लो आता है उसमें, तो फिर ये नहीं पूछेगा डॉट यहाँ नहीं, सब कैसे हम कर रहे हैं, आगे निकल जाएगा, फिर कभी पढ़ेगा, समझ ही ना आया हमको। देख रहे हैं क्या हाँ देख रहा है तू? 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में, 1 घंटे में जितनी ऊर्जा है ना व्यय होती है, मतलब ऊर्जा खर्चा होती है ना, ऊर्जा की इसी परिमाण को, ऊर्जा की इसी परिमाण को 1 यूनिट कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? 1 यूनिट कहते हैं। मतलब 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में, वाट होता शक्ति होता है ना, किसी बल्ब का शक्ति कितना वाट है? 9 वाट। 1 किलोवाट है, 1000 वाट का बल्ब मतलब है, समझना ध्यान से। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, ध्यान करना, 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर। अब बल्ब क्या वाट लाते हो? 13 वाट का। इस ECFL बल्ब लाओ उधर से, वहाँ से बल्ब लो, क्या वाट का बल्ब है? तू खुद सोचो, यानी कि इसका मतलब फीलिंग करो, याद करने से नहीं होती। 13 या 14 वाट का बल्ब है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए 10 टकिया बल्ब है, और 1000, 10 टकिया नहीं, ये हेलोजन है, ये क्या है? सपोज दैट ये हेलोजन बल्ब है, और इसका पावर है 1 के 1000 वाट। नहीं देखते हो, नहीं कहते हो क्या वाट का बल्ब लगा? 10 वाट की 20 वाट का, नहीं सुनते हो? वही वाट तो है, अरे बल्ब लिखा होता है ना वाट, वही वाट तो है ही। यानी कि 1000 वाट वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, यानी कि ये बल्ब का शक्ति 1000 वाट है। कितना शक्ति इसका है? 1 घंटा जलाएंगे तो कितना बिजली उठेगा? 1 यूनिट उठेगा बिजली। अब तू जान लो,
हीटर लाओगे, हीटर 1000 वाट का 1200 वाट हीटर होता है, 100 हजारों हजार हीटर होता है वाट का। हीटर जलाओगे 1 घंटा, अब 2 घंटा मान लो 3 घंटा खाना बनाते हो तो 3 उठ गया बिजली, यानी कि 3 तिया 10 टका यूनिट है, 9 10 12 टका वहाँ से उठेगा, तो फायदे हैं। इसलिए कहते हैं हीटर पर खाना बनाओ, इसी कारण से। तैयो क्या होगा तुमको, तैयो फायदे होगा। अरे 3 घंटा में 2-3 यूनिट उठेगा हीटर। हाँ तब कति उठेगा, यहाँ कैलकुलेशन कर रहा है, तो जलाना चाहिए। जलाना चाहिए, लोग जलाता है ना फिर। हाँ तो उसमें कंडीशन है कि हीटर का कॉइल कितना, जैसे हीटर रहता है 500 यूनिट का रहेगा। हमने पटना में बल्ब यूज किया था सिर्फ 1 महीना तक, मात्र 2 यूनिट उठाता है बिजली, CFL बल्ब 2 यूनिट उठाता है बिजली, सोच सकते हो, मात्र 2 यूनिट, 7 दूना 14 रुपया। कहाँ उठता है ज़्यादा बिल, यहाँ मिस यूज करता है, बिल चुराता है लोग, इस मतलब पता नहीं कैसे कैसे यूनिट ठीक से नहीं चेक करता है, इसे ज़्यादा यूनिट उठता है। हाँ होता है कि सबका ओवरऑल सब पर इफेक्ट पड़ता है। कोई मोटर चलाता है जाकर अंदाज बाद में, इसी कारण सबका से इफेक्ट पड़ता है घूमला पर सबका। वही तो कर रहे हैं हम। 2 महीना जलाए CFL बल्ब 13 यूनिट का, 12-13 यूनिट का, 1 महीना जलाए मात्र 2 यूनिट उठा। हमको वास्ते लगा कितना कम कैसे हो सकता है, वहाँ तो बिजली बिल खुद से चुकाना पड़ता है। इसीलिए देखते रहते हैं, लिख लेते हैं, जिस दिन गए और उस दिन आए, डेली महीना हिस्साधारी होते रहता है। तो मात्र 2 मिनट समझ ना, पंखा चलेगा तो और उठेगा, मतलब 1500-16 यूनिट महीना में बहुत हो गया, एगो पंखा एगो बल्ब, बस 15-16 यूनिट। यहाँ ज़्यादा खुल रहा है, सहरसा में 40 से उठता था 45 यूनिट, 5 को 6 को चलता था पंखा, और प्लस भर दिन चलता था मोटर, मात्र 40-45 मिनट बिजली उठता था। सोच लो, ठीक है 1 महीना में। हाँ तो तब 2 महीना में 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में 1 किलो 250 टका 300 टका होता था मात्र। गुना कर न लो, और 45 से गुना, सहरसा में 5 टका यूनिट होता है शायद, 5 टका वहाँ यूनिट है, तो 45 पंचे 25। तो वही तो बोले 250 या 300 इसी का आसपास हर एक मंथ। चलो ठीक है, 1 किलो इतना उठता था, और 5 को विद्यार्थी के रूम था, 5 में पंखा, 5 में बल्ब, और प्लस पानी पीने के बाद मोटर टिप दिया, डायरेक्ट कनेक्शन मोटर का था। कुल्ला भी करेगा, इतना कठिन 2 लोग था, कुल्ला भी करेगा तो मोटर टिप के ही कुल्ला करेगा। मतलब हालत खराब कर देते हैं मोटर को। कुल्ला करेगा, थोड़ा हाथ गंदा लगल है, टंकी वाला पानी से नहीं करेगा, मोटर चला के ही करेगा। उसी से इतना बियास था 1-2 आदमी, तुम्हें जैसा बहुत खच्चर, मोटर को पागल कर दिया था रूम मालिक। मोटर को भर दिन जैसे कि मतलब क्या करते हो, जैसे कौन सी का ऑप्शन दे, बरास कर। नहीं उतना तो चार्जरों को ऑफ नहीं कर दे, इतना उन्हें डराता बचा ने। टिपा बंद किया, टिपा वो गया उधर से, वो टिपा वो फिर गया, बंद कर दिया, वो दूसरा या फिर वो टिपेगा। समझ में आ गया ना, भर दिन क्या होता था, टिप टाप चलते रहता था। ठंडा पानी पीना, 5 मिनट चला दो, पहले पानी गिरेगा फिर पानी पियेंगे। चलो ठीक है। 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब उसको कौन समझाएगा बेवकूफ़ को कि बिजली हरासमेंट होता है, ज़्यादा मेटल इफेक्ट पड़ता है। अपना सामान अच्छा सीधे दूसरा का सामान तो जाने खराब होगा तो ठीक, रूम मालिक ठीक कराता था, उसको क्या जाना है। उसको खाली उड़ेगा, फिर उड़ेगा, जलेगा तो रूम मालिक नहीं गया, हम क्या करेंगे, उड़ गया। लगाइए उसमें। अब 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा की इसी परिमाण को 1 यूनिट कहते है ना। 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा किसी परिमाण को 1 यूनिट कहते हैं, है ना। 1 किलोवाट आवर जो है, यह ऊर्जा का, यानी कि यह विद्युत ऊर्जा का, है ना, व्यावसायिक मात्रक है। कौन मात्रक है, व्यय व, ठीक लिखे है ना, व्यावसायिक मात्रक है। ऊर्जा कौन मात्रक है, ये व्यावसायिक मात्रक है। किलोवाट आवर लिखे है ना, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर है ना, ये ऊर्जा की कौन मात्रक है, ये व्यावसायिक मात्रक है। आवर लिख देंगे, नहीं टेंशन लो, सब बात कहेंगे हम, समझ में आ गया ना। हाँ, इसे BTU भी कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे BTU का फुल फॉर्म होता है, इस बार हम आगे चर्चा फिर करेंगे अच्छे तरीका से, अभी खाली लिख देते हैं, समझ में आ गया ना। बोर्ड ऑफ ट्रेड, फुटा के लिखेंगे अगली बार, ट्रेड यूनिट भी कहा जाता
है। इस बारे में आगे फिर चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो, अभी लिख रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट बराबर नंबर ऑफ बिजली कितना तूने खर्चा किया है, उसका फार्मूला है वोल्ट गुना एम पी, वोल्ट गुना एम्पियर गुना आवर, अब बटे क्या होता है 1000, या इसी को कह देते हो वाट गुना आवर, अब बटे 1000। कितना बिजली उठा है, क्या यूनिट बिजली, उसका ये निकालने का फार्मूला है। न्यूमेरिकल कराएंगे तब देखना, अभी नहीं आता समझ में कोनो बात नहीं, न्यूमेरिकल में समझ में आएगा। तो समझ में आ गया ना, अभी दिमाग में नहीं जा रहा है, कोनो बात नहीं है, समझ में आएगा। 1 किलोवाट आवर को ही कहते हो 1 यूनिट, और उसी को कहते हो BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और वही व्यावसायिक मात्रक होते हैं। आएंगे फिर से लिखाएंगे। चलो अभी लिख दिया। अब पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, उससे पहले हम लोग P बराबर क्या पढ़े थे, W/T पढ़े ना। P बराबर क्या पढ़े, W/T। अच्छा, यदि शक्ति ले लेते हैं 1 वाट, एक क्या ले लेते हैं, शक्ति कितना ले लेते हैं 1 वाट ले लेते हैं, और कार्य करते हैं यदि हम लोग 1 जूल, कितना कार्य करते हैं 1 जूल, और 1 सेकंड के लिए SECONT। तो अब सुनो, डिफिनेशन है 1 वाट शक्ति कब कहेंगे, 1 वाट शक्ति कब कहेंगे, इतना नहीं है परिभाषा लिखल बढ़िया, हटाओ तो। हाँ, दूसरी परिभाषा देखो, हाँ वाट की परिभाषा है ना, चलो लिखेंगे नहीं, कह देंगे वाट की। सुनो परिभाषा, वाट किसे कहते हैं, क्या होता है वाट, सुनो। विद्युत शक्ति की मात्रा का वाट होता है, समझ गया। वाट की परिभाषा 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, या 1 W बराबर 1 J/1S, ठीक है ना। यदि किसी परिपथ में 1 जूल पर सेकेंड की दर से ऊर्जा खर्च होती है, यानी कि 1 सेकंड में कितना खर्चा होता है, 1 जूल ऊर्जा खर्च होता है, तो उस परिपथ की शक्ति को 1 वाट कहते हैं। यदि किसी परिपथ में 1 जूल पर सेकेंड की रेट से ऊर्जा क्या होगा, खर्चा होगा, उस परिपथ की शक्ति को 1 वाट बोलेंगे। यानी कि 1 जूल खर्चा होता है 1 सेकंड में, तो मतलब उसका शक्ति कितना वाट है, बस खत्म है बात, समझ जाएगा ना। इसकी दूसरी परिभाषा भी दिया गया, 1 वाट वाला में 1 वाट के बल में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खपत होता है। 1 जूल 1 सेकंड में, 1 सेकंड में नहीं, 1 जूल 1 सेकंड में इस रेट से ऊर्जा क्या हो रहा है, उस परिपथ में खर्चा हो रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, उस परिपथ शक्ति तब 1 बोलेंगे। तुम्हारा शक्ति कितना वाट है, 1 वाट है, 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड। या दूसरी परिभाषा सुनो इसका, यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर का दिन, और वाट बराबर पर वो किया है तो 1 वोल्ट, अरे वाट P बराबर ने पढ़ा VI, हाँ VIP है, ये क्या है, P बराबर VI वोल्ट और एम्पियर। क्या हुआ, सुनो, यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर के अधीन, 1 वोल्ट विभवांतर के 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पियर होगा, यहाँ गलत लिखा गया थोड़ा सा। यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर के अधीन, 1 वोल्ट विभवांतर के 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उस परिपथ की शक्ति को 1 वाट कहते हैं। ये भी परिभाषा है, समझ में आ गया ना। यानी कि 1 वाट बराबर 1 V × 1 के, तू तो पढ़ लिया पहले, सब बात कॉपी लिखा होगा, समझा देते हैं सब बात। शक्ति का बड़ा मात्रक किसे कहते हैं, तो शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट होता है। 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं, लिखा है ना स्पष्ट करके। वहाँ भाषा, वहाँ लोग मैथमेटिकल, यहाँ भाषा वाला सब बात है लिखल। शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोवाट। किलोवाट क्या है, शक्ति का क्या है, बड़ा मात्रक है। और 1 किलोवाट वाला कितना होता है, 1000 वाट। सीख लिया है ना, आगे चलो। अब काफ़ी भी समझाना मेरा काम है। ऐसा फार्मूला वही लिखा है जो P बराबर W/T सब लिखा है ना, VIP सब वाला आवेश फलना चिलना फार्मूला। अब सुनो कुछ प्रश्न तथा उनके उत्तर। किसी बल्ब की शक्ति 100 वाट है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब 100 वाट, क्या 100 वाट बेवकूफ़ वाला बात कर रहा है। सुनो इसका मतलब, नहीं कहता है 100 वाट शक्ति मतलब क्या, इसका मतलब सुनो इसका मतलब। इस कथन का अर्थ है कि प्रकाश देने की स्थिति में वाट बराबर जूल पर सेकेंड, यानी कि 100 जूल पर सेकेंड, वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड। दिमाग नहीं कम कर रहा है। हाँ, किसी बल्ब की शक्ति कितना वाट है, 100 वाट है। वाट का मतलब जूल पर सेकेंड। इसका मतलब इस कथन का अर्थ है कि प्रकाश देने की स्थिति में 1 सेकेंड में 100 जूल की दर से ऊर्जा खर्च होती है। यदि किसी बल्ब का शक्ति 100 वाट है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खर्चा करेगा वो बल्ब। सोचो
1 सेकंड में कितने ऊर्जा खर्चा करेगा? 100 जूल करेगा खर्चा। समझ में आ गया ना? ये बात उसका मतलब वो हुआ। अच्छा, किसी बल्ब की शक्ति 5 वाट है, मतलब 1 सेकंड में कितना ऊर्जा खर्च करेगा? 5 जूल। 10 वाट है तो 10 जूल। तो तुम चालाक हो गए हो। अच्छा, तुमसे कोई पंगा भी नहीं लगा तो अंकितों को छाड़ देगा। जाओ कोशिश करना एक बार, तक चूर हो जाओगे। चलो आगा। और दूसरा, और मतलब इस कथन का अर्थ यह है कि प्रकाश देने की स्थिति में वह बल्ब 1 सेकंड में 100 जूल की दर से ऊर्जा खर्च करता है। क्या बात लिखा है? अच्छा चलो ठीक है, वो क्या बात है, थोड़ा सा चेंजिंग किया है। अब चलो, किसी परिपथ, ये किसका शक्ति था? बल्ब की शक्ति था। अब चलो, किसी परिपथ की शक्ति 60 वाट है, पूरा सर्किट की शक्ति 60 वाट है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? मतलब 2-4 को चीज़ लगा होगा उसमें, बल्ब, छटका बल्ब, ये मिला करके 60 वाट परिपथ शक्ति। इसका मतलब, इसका अर्थ, इस कथन का अर्थ है कि उस परिपथ में 60 जूल पर सेकेंड की दर से विद्युत ऊर्जा संपादित होती है। नहीं समझ में आया? मतलब यहाँ देखो, इस कथन का अर्थ है कि उस परिपथ में 60 जूल पर सेकेंड की दर से विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। बुझाना, यानी कि एक, अरे शक्ति कितना परिपथ का है? 60। 10 टकिया बल्ब है, अलावा मिला के 60 वाट सब मिला जुला पूर गया, मतलब 1 सेकेंड में कितना ऊर्जा खर्चेगा वो? 60 जूल करेगा खर्च। या इस कथन का अर्थ है कि परिपथ द्वारा 1 सेकेंड में 60 जूल की दर से विद्युत ऊर्जा ली जाती है। क्या बात हुआ? अब बुझा? 100 वाट का मतलब की होता है? 100 जूल। 100 जूल ऊर्जा लेगा 1 सेकेंड में। समझ में आ गया ना? अब देखो, अब सुनो, ये सब लिखाएंगे नहीं, से जैसे एग्जाम आता उतारने हैं, क्योंकि कह देंगे सब बात, तेरे फेर में सब चीज़ लिख लेना। विद्युत ऊर्जा के विशेष मात्रक, विद्युत ऊर्जा के विशेष मात्रक या व्यापक मात्रक या व्यवहारिक मात्रक, जिसे प्रैक्टिकल यूनिट कहते हो। तो विद्युत ऊर्जा के 2 गो होता है विशेष मात्रक, एक होता है वाट घंटा, एक होता है किलो वाट घंटा। सब पढ़ा दिए हैं तुमको, काफ़ी समझा रहे हैं तुमको एक तरफ से। समझ में आ गया ना? तो वाट घंटा सुनो, यदि किसी परिपथ की शक्ति, वाट घंटा क्या, वाट घंटा क्या होता है? अभी तो लिखाए थे ना, इतना होता क्या वाट घंटा? क्या हम बुझेंगे किसका मतलब क्या? इसका मतलब 60 जूल। यदि किसी परिपथ की शक्ति 1 वाट हो और या वह परिपथ 1 घंटे तक चालू रहे। 1 वाट, वाट घंटा का मतलब है परिपथ की शक्ति कितना वाट हो? वाट घंटा मतलब 1 वाट हो। वाट घंटा का मतलब है यदि किसी परिपथ की शक्ति कितना वाट हो? 1 वाट। और वह परिपथ 1 घंटे तक क्या रहे? तो उस परिपथ में वे ऊर्जा को 1 वाट घंटा कहते हैं, खर्चा ऊर्जा को। ठीक है ना? यानी कि 1 वाट घंटा बराबर वाट गुना घंटा। अच्छा, किलो वाट घंटा क्या होता है वो समझ लेते हैं। अब पता चल जाए मतलब इसका सर जी 60 जूल 60 क्या 60 जूल होगा? कहाँ जूल लिखल है? इसमें नहीं लिखा। वाट वाट खाली चर्चा किया, घंटा फंटा चर्चा नहीं किया गया है। सुनो, किलो वाट घंटा क्या होते हैं? यदि किसी परिपथ की शक्ति कितना किलो वाट हो? 1 किलो वाट हो तथा वह परिपथ 1 घंटे तक क्या रहे? देखो ना, 1 किलोवाट शक्ति हो, 1 घंटे तक चालू रहे, तो उस परिपथ में खर्च ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहेंगे। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा। यहाँ लिखा है वही बात। मतलब कोई पूछने वाला तुमसे नहीं है, पूछेगा क्या? जो लिखे थे वही, इसीलिए पहले लिखे तो मतलब बुझा रहे हैं। चाहते थे स्किप भी कर सकते थे और सिलेबस हम लोग क्या करते, आगे बढ़ा देते। 1 यूनिट बिजली क्या होता है? आ गया परिभाषा। 1 यूनिट बिजली क्या होता है? 1 यूनिट बिजली तो 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा को 1 यूनिट बिजली कहते हैं। स्पष्ट लिखा है, देखो। नहीं समझ में आया? आ गया ना? 1 यूनिट बिजली किसे कहते हैं? अभी वहाँ लिखो के थे ना, 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं? 1 यूनिट बिजली कहते हैं। समझ में आ गया ना? यानी कि नोट, 1 यूनिट बिजली को ऊर्जा का, 1 यूनिट बिजली को ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कहा जाता है। BOT। ऐसे लिखो इसको, बहुत दिन से छोटा था, ऐसे लिखो। अब हुआ BOT लिखे थे ना अभी जी? अभी हम लोग क्या लिखे थे? BOT नहीं लिखे थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट वही कहते हो। हाँ, यानी कि 1 यूनिट बिजली को ऊर्जा का कौन मात्रक कहते हैं? वोट मात्रक कहा जाता है। 1 यूनिट को ही मतलब 1 वोट कहा जाता है। अब वोट का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ ट्रेड मतलब मतलब व्यवसाय, ट्रेड मतलब व्यापार करना, यानी कि ऊर्जा का जो होता है व्यावसायिक मात्रक है वोट। ऊर्जा का मात्रक है वोट का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ
ट्रेड मतलब व्यापार करना, ट्रेड मतलब होती व्यापार, समझ में आ गया ना। ऊर्जा व्यवसाय की मात्रा, चलो ठीक है, समझ में आ गया सबको, यहाँ तक दिक्कत भी है। और वही परिभाषा लिखल है, विद्युत ऊर्जा के सूत्र है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अभी पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, वो पढ़ाएंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है बात, सुनो जब, दो चार को बात और है। बल्ब पर लिखा होता है कि बल्ब पर अंकित वाटेज एवं वोल्टेज के अर्थ, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा है और 100 वाट अंकित है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हैं? किसी बल्ब पर ये सब नहीं बताना चाहिए ना, बताओ ना। क्या है, इस एग्जाम में थोड़े आता है, आता है परीक्षा में। परीक्षा में तो नहीं देखे क्वेश्चन। समझ में आ गया ना, बुढ़ा आवाज करे थे ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लिखा है तो। चलो सुनो, जब तुमको भी सुना देते हैं कहानी सब, समझ में आ गया ना, लिखाएंगे लेकिन नहीं। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट रहता है ना, 10 टका का बल्ब लो, उस पर लिखा होगा 100 वाट, अब वोल्ट कितना लिखा होता है? 220 वोल्ट, देख लो आजमा करके तुम, लिखा रहता है ना। इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब? इसका मतलब 220 वोल्ट का अर्थ बुझो, 100 वाट का तो अर्थ बुझिए गया है ना। अब किसका मतलब बुझेंगे? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का अर्थ, यह बल्ब 220 वोल्ट विभवांतर में प्रकाश देने के लिए बना है, यानी कि उस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 220 वोल्ट होगा। यानी इस बल्ब के सिरों पर 220 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर यह बल्ब उचित प्रकाश देगा, और जब उतना नहीं होगा तो डिम लाइट, जब उतना नहीं देगा तो रेलवे का बल्ब चुरा करके यहाँ नहीं जलेगा। क्यों? उसका विभवांतर कमे के लिए डिजाइन किया गया है, कमे पर जलता है वो रेलवे का बल्ब। वो बल्ब न उसका पंखा यहाँ चलेगा, न उसका बल्ब चलेगा यहाँ, कोनो नहीं चलेगा। और तुम्हारा वहाँ सोचेगा रेलवे का सामान चोरा न लो, वो ऐसे बना गया वहाँ चलबे नहीं करेगा तुम्हारा। बैटरी के उठा के ला लेंगे, लो ना, अब बुझा ना, रेलवे का बल्ब तो नहीं चलता है, सबका फिक्स किया गया है। ये सब जितना बल्ब है, ये सब 220 वोल्ट डिजाइन किया गया सब बल्ब, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 220 वोल्ट उसके सिरों पर का, तब उचित प्रकाश देगा, वरना उचित प्रकाश नहीं देगा, उससे ज्यादा है। इसी कारण फ्यूज मारता है, वो फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाता है, नहीं दिखता है। आगे आएंगे बल्ब तब पढ़ाएंगे वहाँ बारे में। ये बुझा तो फ्यूज मतलब क्या होती है, मतलब बुझा देते हैं बेदराग तरह। सुनो, नोट नंबर 1 क्या कहता है, यदि बल्ब के सिरों पर 220 वोल्ट से सब बात लिखा है, क्या लिखा है? सब बात लिखल मिलेगा, एक एक बात लिखल, जो क्वेश्चन सोचोगे यहाँ लिखल मिलेगा। यदि बल्ब के सिरों पर 220 वोल्ट से थोड़ा अधिक विभवांतर लगाया जाए तो बल्ब अधिक प्रकाश देगा, प्रकाश तो क्या होगा, लेकिन उसकी आयु घट जाएगी, फ्यूज भी कर सकता है। अब बुझा, तो करेगी की जगह क्या होगा, फ्यूजे मार जाएगा, जाने का 1 साल है, 6 महीने में खराब हो जाएगा वो, कोई दिक्कत। एक आदमी से काम करवाना है, कहीं कहीं कराएगा तो भर दिन करेगा ना, एक बार 2 बोरा दो बोरा लेके जाओ, एक एक बार कपार पर, क्या लगा उसका, 2 घंटा में थक जाएगा बेचारा, भर दिन की काम करेगा, वो हो गया। तो भर दिन का काम कब करवा लिया, एक बेर 2 घंटा में। विकास सा क्या करते हैं, वो धूप पड़ी था ना, तो तारी पिला के अच्छा, सोचे काम कराएंगे, सब सोने चलेंगे। अब बुझा, इसी कारण से फिजिक्स में क्या कहता है, ऐसा करना आयु क्या होगा उसका, घट जाएगा। क्योंकि जो काम करता है भर दिन, वो काम तो राजा को पिलाता होगा तारी, उसको भी पिलाता होगा। हाँ, राजा को भी पी करके कहता है राजा काम कर दो, राजा यहाँ सोने चला गया। चलो अब बुझा ना, फिजिक्स भी क्या कहता है, आयु क्या होगा उसका, फिजिक्स भी कहता है चीज को। सुनो आगा, अच्छा अब क्या कम देंगे तब, तुम लोग कथी वाला विद्यार्थी के मन में क्वेश्चन आता है, सब लिख ले यहाँ बात है, कहीं पढ़ लो। सुनो अब क्या कहता है, 220 वोल्ट से बहुत अधिक विभवांतर लगाने से, थोड़ा अधिक तब यह हुआ, थोड़ा अधिक दिया तो अब खूब अधिक है, खूब अधिक देंगे, प्रकाश खूब गिरेगा। बल्ब लगाया 220 वोल्ट का, आज जलाओगे बड़का वोल्ट पर, तू बल्ब लाए हो, जैसे देखो एक टेक्निक सिखाते हैं, 10 टकिया बल्ब बची है ना, उसको लगाना 220 वोल्ट पर। हम लोग को जब बिजली आता है क्या लोग बल्ब जलेगा, फट जाता है, उड़ जाता है ना तुरंत है। 10 टकिया बल्ब को जलाना 11 लाख वाला में क्या हाल करेगा बल्ब का, वो तो फटेगा। अब सुनो क्यों फटता है, सुनो, 220 वोल्ट से बहुत अधिक विभवांतर लगाने से बल्ब फ्यूज कर जाएगा। बल्ब क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा, खराब हो जाएगा, तार गल जाएगा उसका, समझ में आ गया ना। और 220 वोल्ट से थोड़ा कम विभवांतर लगाने से, कम लगाएगा तब लगाने से बल्ब कम प्रकाश देगा, लेकिन उसकी आयु बढ़ जाएगी।
वाह। सब बात लिखल है फर्चा करके। अधिक जगह तो बल्ब क्या होगा, हैं? फ्यूज कट जाएगा। कम जगह तो आयु ये बढ़ जाएगा। प्रकाश कम जगह लेकिन आयु बढ़ जाएगा। अब तुम्हारे हाथ में निर्णय है, अब तुमको सब बात पता चल गया है। अब ज्यादा वोल्टेज देगा तो बल्ब खोलना चाहिए। इसी लोग कहता है घर में क्या कहता है, वोल्टेज ज्यादा एक बार लाइन खोलो 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 कहता है ना से। इसी कारण ट्रांसफार्मर ठीक करता है ना वहाँ पर, तो कभी वोल्टेज बढ़ता है, कभी वोल्टेज का क्या होता है। अब पंखा कभी खूब स्पीड चलेगा पंखा, लोग कहेगा चलने दो आयु घट जाएगा। अब बुझा ना, वोल्टेज बढ़ेगा तो आयु क्या होगा, कहते हो ना। वोल्टेज मतलब क्या, याद करो, विभवांतर सुना तो उसी वोल्टेज हमने कहा था। वोल्टेज बढ़ना तो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना। मतलब अधिक जगह वोल्टेज तो बुझवे करते हो, बहुत वोल्टेज में खराब हो जाती है। 220 वोल्ट से बहुत कम विभवांतर लगाने से बल्ब प्रकाश नहीं देगा। मन में तुम्हारा होगा कि बहुत कम लगाएंगे तो प्रकाश ही नहीं देगा। इसका मतलब 220 का मतलब सर यही ना है, इतना वोल्ट का रुकावट करेगा, वोल्ट का इतना विभवांतर है उसके दोनों सिरा के बीच में। विभवांतर क्या होती है, दो बिंदु के बीच के विभवांतर कहते हो ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो सिरा के बीच का 220। अब बुझा, अधिक देंगे तो मन में होगा ना, 3टा बढ़ाएंगे तब, 3टा कम करेंगे तब, खूब बढ़ाएंगे तब, खूब कम करेंगे तब। तो सब बात लिखल है ना, सब बात कहल है। जो तू सोचेगा सब बात यहाँ पर क्या है लिखल है। 220 वोल्ट से बहुत कम विभवांतर लगाने से बल्ब प्रकाश नहीं देगा। इसका मतलब तो वहाँ कहिए 100 वाट का अर्थ है। इसका अर्थ है कि यह प्रकाश देने की स्थिति में यह बल्ब 1 जूल प्रति सेकंड की विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा। अच्छा अब बोलो तो साथ मिलाकर मतलब क्या हुआ दोनों का, एक लेने बोलो तो अलग अलग ने। 220 वोल्ट तथा 100 वाट का संयुक्त अर्थ क्या होता है, अब बुझो जाओ। दिल्ली मास्टर बन जाओगे तुम, पूरा ट्रेंड कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट में। लोग बोलता है करंट में मतलब कि एगो जूल का नियम, एगो विभवांतर विद्युत धारा, एगो समांतर क्रम, एगो श्रेणी क्रम और 2 न्यूमेरिकल, इतना होता है करंट में। आ करंट हेटेरो प्राप्त करने को बल्ब करने को अथी फ्यूज वाला करंट क्या हो गए हैं, खत्म। क्या दिन करंट पढ़ा रहे हैं, एक सप्ताह नहीं हो गया होगा। अब तो अभी तक आँख नहीं लगा, 2 घंटा रोज पढ़ाने सोचो। तो पछाड़ रहा है पकड़ करके। अभी भी तो 3-4 दिन और लग सकते हैं इसमें, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत, चैप्टर ससरने नहीं दे रहा है चैप्टर। सुनो जब एक साथ क्या होता है, मतलब पढ़ाने सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए तो कर देते, समझा रहे तुमको। देखो, बल्ब पर अंकित विभवांतर एवं शक्ति के आधार पर बल्ब के प्रवाहित धारा और बल्ब के फिलामेंट के प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ये रहेगा ना, इसका मतलब होता है बल्ब पर अंकित विभवांतर 220 वोल्ट एवं शक्ति के आधार पर 100 वाट, बल्ब से प्रवाहित धारा और बल्ब के फिलामेंट के प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ये कैसे निकालेंगे, निकाल कर दिखा दें। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी पे क्वेश्चन करा दिए हैं, लगले शुरू में सब बात है। मन बताओ कैसे निकालेंगे, तुम जैसे विद्यार्थी मन में, अंकित जैसे विद्यार्थी के मन में कैसे निकालेंगे बोलिए तो। अरे रुको ना, बतेबे न करेंगे। तू जितनी सोचेगा ना उससे बेसी गप लिखल मिलेगा, एक एक बात अच्छा लिखल है, समझ में आ गया ना। देखो यहाँ कि लिखल रहेगा तो क्या बुझेगा, तू पढ़ता है पढ़ाई करेगा, नहीं करता है पढ़वो करता है कमो करता है। करो, लड़कटियों कटेगा पढ़वो तू करेगा। चलो आगा। लड़कटिया मास्टर 1 घंटा 48 मिनट क्लास तुमका ले चुके हैं। क्या हुआ लड़कटिया मास्टर, तू ही तो है लड़कटिया मास्टर। सुनो, उस दिन लड़कटिया कहा है हमको, कल 1 महीना तक कहेंगे हम। अब सुनो, इस पर अभी क्वेश्चन समझ में आएंगे ना। यार में यदि है पता नहीं होगा, बल्ब के होगा जी। बल्ब के फिलामेंट से प्रवाहित धारा की गणना छोड़ दो, अभी नहीं है जरूरी। अभी तो ढेरी कुछ करना बाकी है। अभी तो अति भारण, लघु पथन, फ्यूज कैसे काम करता है, हीटर कैसे काम करता है, बल्ब कैसे जलता है, अभी बहुत बात करना है। आविष्कार कर देंगे। हाँ, करंट मैग्नेट का अभी आविष्कार करना दिल्ली दूर हमारे लिए दूर है। बल्ब के फिलामेंट से प्रवाहित धारा की गणना, बल्ब के फिलामेंट से कितने धारा प्रवाहित होगा। सुनो, यदि बल्ब का विभवांतर कितने वोल्ट है 220 वोल्ट, बल्ब का शक्ति कितने है
100 वाट है, 100 क्या है वाट वाट है। तो हम बोले थे उससे क्या निकाल लेगा, करंट निकाल लेगा ना। और क्या बोले थे निकालने के लिए, आर प्रतिरोध। प्रतिरोध बोले थे निकाल लेगा, यही नहीं बोले थे। देखते हैं निकाल के कितना होती है। चलो तो P बराबर क्या होता है यहाँ से VI VIP होता है। VIP खोलोगे I निकालना था, क्या निकालना था I। तो P बटे V बराबर क्या हो जाएगा I होगा। हाँ तो बोलो I बराबर P बटे V। ए रामलाल I बराबर P बटे V। तो I बराबर पावर कितना दिया है 100, विभवांतर कितना दिया है 0 0 कट गया। तो इसको भाग दोगे तो 5 बटा क्या निकल जाएगा ये 11। I प्रतिरोध है इतना एम्पियर, विद्युत धारा क्या होगा एम्पियर। निकला। और 5 बटा 11 कितना होता है, भाग दो। मोबाइल चला गया ये, बहुत खत्म मोबाइल हो गया। 5 बटा 11 तो 5 बटे भाग दो, 5% पे चला आया। रखल बैटरी इसका खत्म हो चुका है, बदलना पड़ेगा। 5 बटा 11 ये 0 पॉइंट कितने आ जाएगा 0.45 एम्पियर। इतना एम्पियर हो गया कौन चीज़ करंट, धारा हो गया इतना एम्पियर, ठीक है ना। चलो बल्ब के फिलामेंट के प्रतिरोध की गणना करें। और क्या बोले थे निकाल लेगा, इसे प्रतिरोध निकाल लेगा ना, प्रतिरोध निकाल लेगा ना, छोड़ दो नहीं है जरूरी पेज का। तो P बराबर क्या होता है, छोड़ V स्क्वायर बटा क्या होता है R बराबर क्या होगा V स्क्वायर बटे P होगा। R बराबर V कितना है 220 का स्क्वायर, पावर कितना है 100। इसको जब सॉल्व को डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको जब सॉल्व करोगे ना ये निकल जाता है 484 निकलेगा शायद ये। हाँ, देखो ठीक है। ठीक है ना, 220 का स्क्वायर उतने निकलता है ना। अब बटे में क्या है जी 100 है, दिमाग हमने लगाई कुछ ना, सीधा लिख देते हैं 484 इतना ओम। वो क्या लगाएगा मार्ग में रुकावट, सोच लो समझ में आ गया ना। रोशनियों ने देखा बेसी और रुकावटों खो, तब ने CFL बल्ब चला आजकल।